नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में 20, 21, 22 और 23 तारीख तो चारों न्यूज़पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छे से इनका न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और एडिटोरियल डिस्कशन जो है उसको हम करेंगे यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं कोट के साथ। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी एक्सीडेंट तरीके से आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर उसके पीछे बहुत एक लंबी रेस होती है, जो एक पार्टिसिपेंट ने या फिर किसी एस्पिरेंट ने यहाँ पर वो लंबी रेस लगाई होती है, तो यहाँ पर तय की होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मेहनत की आती है, हार्ड वर्क की आती है। उसके बाद यहाँ पर तपस्या की बात है। तपस्या मतलब किसी भी काम को अगर एक रूटीन मायने में आपने करना शुरू कर दिया तो डेली आप कर रहे हो। ओके, तो अच्छी खासी आप जो है अपनी तपस्या दिखा रहे हो, दृढ़ता दिखा रहे हो कि मैं बहुत दृढ़ हूं अपने यहाँ पर लक्ष्य के प्रति। तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। तीसरा यहाँ पर लर्निंग की बात करें, सीखने की बात करें कि अगर आप सीखते जा रहे हो तो वो भी एक रास्ता है जो आप तय कर रहे हो अपने गोल के प्रति। आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात सैक्रिफाइस कर रहे हो। ओके, सैक्रिफाइस जैसे आप नींद का सैक्रिफाइस कर रहे हो, आलस से कुछ छोड़ रहे हो, उसका सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपना दिमाग जो है उसको ठंडा रख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जो गुस्सा है, यहाँ पर इसके अलावा जो भी नेगेटिव वाइब्स उसको उसका आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिस हिसाब से अपने आप को ढालना है। ओके, तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रेम से कोई काम कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, अगर उसमें आप प्रेम का भाव रख रहे हो तो आप उसमें आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता जब भी कामयाबी मिलती है। तो ये सारा दायरा है, सारा रास्ता है जो एक इंसान जो है तय करता है, फिर आगे बढ़ता है, चाहे कोई भी गोल जिसके रिगार्डिंग भी वहां पर उसने सक्सेस हासिल की है। तो बातें बिल्कुल इस तरीके से हैं कि माहौल को अपने हिसाब से ढालो, ना कि माहौल के हिसाब से ढल जाओ। तो ये चीजें हैं, एक इनिशिएटिव आपको लेना होगा अगर आगे बढ़ना है तो। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, उसका फ्रंट पेज है और ये आज का एडिटोरियल वाला पेज है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल्स हैं, जिसमें से 3 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये पहले वाला, ये दूसरे वाला और ये तीसरे वाला। ओके, तो इन तीनों एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे, तो काफी कुछ नया आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर शुरुआत हमारी कोर्स से होती है, फिर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, फिर मैं यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन लेकर आता हूँ, लास्ट में यहाँ पर इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है। और आज जो है 4 न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स को, सबको यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में। देखो, कोवैक्सीन जो ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो सबको लग रही है, ओके, या तो कोविशील्ड लगती है या फिर कोवैक्सीन लगती है। तो अभी कोवैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल हुआ, जिसमें 77.8% तक की इसकी एफिशिएंसी आई है। तो यहाँ पर इसी रिपोर्ट को यहाँ पर इनके द्वारा जो है फेज 3 का डाटा जो है ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को सबमिट किया है, जो कि काम कर रही है अंडर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसके तहत। और यहाँ पर पाया गया कि वेल टॉलरेटेड ये डाटा है। ओके, तो अच्छे मतलब जिस तरीके से काम करना चाहिए 77% के आसपास आई है एफिशिएंसी, ठीक है। तो सेकंड फेज का जब ट्रायल हुआ था तब इसकी एफिशिएंसी 81% के आसपास थी, तो उससे थोड़ा कम हुई है ये। और इसके अलावा जो एसईसी है, ये जो कमेटी बनाई गई ना, तो यहाँ पर कंपनी का प्रपोजल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें वो कह रही है कि फुल लाइसेंस यहाँ पर कोवैक्सीन को दे दिया जाए। और यहाँ पर अभी फुल लाइसेंस नहीं यहाँ पर दिया जा रहा है इस वैक्सीन के रिगार्डिंग कंपनी को। तो कौन, कंपनी का नाम क्या है? भारत बायोटेक नाम है जो कंपनी बना रही है कोवैक्सीन को। ये 1996 में स्टैब्लिश की गई थी हैदराबाद में। तो यहाँ पर अच्छी खासी टीम ऑफ रिसर्चर्स इनके पास है। 160 से ज्यादा इनके पेटेंट्स हैं इस कंपनी के अपने ही। और एक बात और, यहाँ पर जब ये वैक्सीन बनाई गई थी कोवैक्सीन कोवैक्सीन नाम की, तो यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ भी इंटरवीन नहीं किया है, मदद नहीं की, जैसे यूएस की गवर्नमेंट ने की थी। यूएस की गवर्नमेंट ने जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की थी जब ये रिसर्च कर रहे थे कि वैक्सीन कैसे बनानी है। ओके, तो ये इनका खुद का ही इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो एक ये भी कारण है कि यहाँ पर भारत सरकार को भी बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ रहा है जब इसकी प्राइस की बात आ रही है। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन ये फिजिबल नहीं है इन कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर खर्चा ज्यादा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 75% जो प्रोक्योरमेंट है भारत सरकार अभी कर रही है, जिसमें राज्य सरकारों को भी देगी भारत सरकार। और जो 25% है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए छोड़ दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए आप जो भी प्राइस होगा प्राइवेटली तो आप उस हिसाब से खरीदें। ओके, तो ये बात यहाँ पर पूरा सिनेरियो चल रहा है।
तो अभी एसईसी ने फुल लाइसेंस देने का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन दे दी है कि अभी जिस तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है ना, तो उसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा जैसे अभी वैक्सीन लग रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पैनल ने ये भी मना एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है कि यहाँ पर जो कोवैक्सीन का इस्तेमाल है वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को ये जो वैक्सीन है ये नहीं लगाई जाएगी, तो ये भी इसके लिए भी यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई है। तो यहाँ पर भारत बायोटेक चाहते थे कि हमें इजाजत मिले तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये लगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो है इस न्यूज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं नई ईवी पॉलिसी के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिगार्डिंग जो पॉलिसी है कि इनका लोग इसकी खरीद बढ़े। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी चलो अलग अलग कंपनीज जो है बनाना शुरू कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो अभी लोग भी खरीदें, लोगों में उत्साह हो। तो अभी इसी के रिगार्डिंग गुजरात सरकार जो है वो भी आगे आई है, तो वो अभी सब्सिडी देगी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करेगा। ओके, तो उनको पैसा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। तो ये गुजरात जो है दिल्ली के बाद दूसरा राज्य बन गया फिर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में इंसेंटिव्स दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है कि लोग आकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे। ओके, तो अभी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है अभी अनाउंस की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। तो सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी, तो यहाँ पर जो सब्सिडी है डायरेक्टली ट्रांसफर की जाएगी जो बैंक अकाउंट होंगे जो एलिजिबल बायर होंगे ईवी के। और आगे बात कर रहे हैं जो सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी ना, तो ये बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से होगी, मतलब कौन से बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से आपने व्हीकल खरीदा है। ओके, तो जैसे ई रिक्शा भी चलते हैं उनकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, अगर कार्स खरीदोगे उनकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। ओके, तो जितनी यहाँ पर ज्यादा कैपेसिटी होगी उस हिसाब से यहाँ पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, और सब्सिडी जो है आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। जैसे यहाँ पर 10,000 पर किलोवाट आवर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात करें कि 40% जो प्राइस ऑफ द व्हीकल है वो यहाँ पर बैटरी ही कवर करके चल रही है। तो ये यहाँ पर कंडीशन है। तो यहाँ पर आगे बात करें जो एस्टिमेटेड यहाँ पर 2 लाख प्राइवेट और कमर्शियल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, तो यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं, 3 व्हीलर्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, तो इनको सब्सिडी मिलेगी। ओके, 2 व्हीलर्स को भी मिलेगी और यहाँ पर 4 व्हीलर्स तक यहाँ पर जो है सब्सिडी जो है गुजरात सरकार देगी। ये गुजरात सरकार की बात हो रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने यहाँ पर अच्छा खासा कैंपेन चलाया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीदें, तो बहुत सारे टैक्सेस ही जो है राज्य सरकार दिल्ली ने माफ कर दिए है वहां पर। ओके, तो यहाँ पर ये सिर्फ सब्सिडी दे रहे हैं। ओके, तो जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हो, रोड टैक्स वगैरह देते हो, ठीक है, आरसी बनती है तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स लगता है, तो उसमें काफी माफी की हुई है दिल्ली सरकार ने। ओके, और सब्सिडी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 29,000 की बात कर रहे हैं फॉर एथर 450 एंड 20,000 फॉर हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो ये अलग अलग कंपनीज के यहाँ पर व्हीकल्स हैं। ओके, जिनके रिगार्डिंग बात करें कि कितनी कितनी ये सब्सिडी देंगे जो गुजरात की सरकार है। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाटा नेक्सन जो है ईवी स्पोर्ट्स यहाँ पर जो गाड़ी है, तो ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो टाटा ने अनाउंस किया है, तो यहाँ पर 3 लाख तक की सब्सिडी यहाँ पर इसको मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है गुजरात सरकार के द्वारा। और आगे बात कर रहे हैं जो दिल्ली की ईवी सब्सिडी है, तो यहाँ पर वो 5,000 पर किलोवाट आवर ऑफ द बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से है फॉर 2 व्हीलर्स। ओके, तो यहाँ पर गुजरात सरकार ज्यादा दे रही है। तो यहाँ पर 10,000 पर किलोवाट आवर तक की अगर कैपेसिटी भी है तब भी यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है। और यहाँ पर 10,000 पर किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं फॉर 4 व्हीलर्स। तो ये भी दिल्ली की बात हो रही है ये विद द कैप ऑफ 1.5 लाख। ओके, एंड द सब्सिडीज विल बी ऑन द टॉप ऑफ द इंसेंटिव्स एक्सटेंडेड बाय द सेंटर अंडर इट्स फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। तो ध्यान रखिएगा ये फेम स्कीम के बारे में, ये थोड़ी पुरानी स्कीम है, ऐसा नहीं कि नई स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। तो यहाँ पर इसके तहत भी इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको देगी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परचेज करते हैं। तो फेम स्कीम इसको बोलते हैं, फेम 2। ओके, तो ये कब स्कीम लॉन्च हुई थी, पहली बार कब लॉन्च होती, फेम 1 कब आया था, इसके बारे में आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो पूरा नाम इसका याद रखें, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। और आगे यहाँ पर बात हो रही है कि जो अक्टूबर पिछले साल की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की बात करें कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के यहाँ पर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट आगे बढ़ रही थी उसी हिसाब से ये कह रहे थे कि हम भी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करेंगे। अभी गुजरात ने शुरुआत की है। और इसके अलावा जो कमर्शियल ईवी चार्जिंग स्टेशन है, तो अभी इनकी भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आप गाड़ी लोगे तो पेट्रोल पंप की जरूरत है, अपने गाड़ी रिफिल करनी है, पेट्रोल डीजल डलवाना है, तो अभी चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाएंगे गुजरात सरकार के द्वारा, ताकि जो कि जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स उनको अट्रैक्ट किया जाए कि आप स्टेट में आए, वहां पर इन्वेस्टमेंट करें अच्छी खासी। तो यहाँ पर 4 साल की गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 जो है ये लाई गई है गुजरात सरकार के द्वारा, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
और अभी यहाँ पर बात की जा रही है एनसीईआरटी के बारे में। ओके, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो एनसीईआरटी को यहाँ पर जो नाम है उसका वो होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, तो एक यहाँ पर एक और होता है एनसीएलएटी होता है। ओके, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल उसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई केस लगता है किसी कंपनी के द्वारा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे अभी रतन टाटा की बात करूँ, टाटा ग्रुप का यहाँ पर केस लगा था एनसीईआरटी में। ओके, तो साइरस मिस्त्री ने यहाँ पर केस लगाया था क्योंकि उनको चेयरमैन पद से हटा दिया गया था टाटा ग्रुप के। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर जो डिसीजन था वो यहाँ पर दिया था जो साइरस मिस्त्री थे उनके हक में कि यहाँ पर उन्हीं को रिटेन रखा जाए। ओके, तो बाद में यहाँ पर ये मुद्दा चला गया एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो वहां पर रतन टाटा का पक्ष दे दिया गया, तो फिर यहाँ पर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था। वो तीसरा यहाँ पर पायदान सुप्रीम कोर्ट का है, तो फिर वो रतन टाटा के फेवर में यहाँ पर सुनवाई हुई थी उनके मतलब फेवर में, यहाँ पर जो था डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर ओके कर दिया है यहाँ पर कैलरॉक जलान रेजोल्यूशन प्लान फॉर जेट एयर। ओके, तो यहाँ पर देखो जेट एयरवेज नाम के यहाँ पर एक विमान संचालक कंपनी थी भारत में, जेट एयरवेज के नाम से। तो काफी बड़े मतलब समय से मतलब उन्होंने सर्विस दी है भारत में, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर वो भी बैंकक्रप्ट हो गई। कुछ लोन था यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ये नहीं चुका पाए, फिर यहाँ पर ये कंपनी दिवालिया घोषित होगी और यहाँ पर इनके जो प्लेन्स थे वो लगा दिए गए। तो अभी रेजोल्यूशन प्लान की बात कर रहे हैं कि अभी इसको सही कैसे करना है। तो जैसे मैं पहले भी बात करता हूँ कि जब कोई भी ऐसी कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसको चलाना तो होता है ना किसी तरीके से, तो यहाँ पर उसको बेचा जाता है, तो उसका पूरा एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है कैलरॉक कैपिटल। ओके, एंड एंटरप्रेन्योर मुरारी लाल जलान। ओके, तो यहाँ पर एक पूरा नाम है इस कंपनी का, जो यहाँ पर इस जो नया रेजोल्यूशन प्लान है उसके तहत हो सकता है कि ये जेट एयरवेज को यहाँ पर ये खरीदे। ओके, तो यहाँ पर बैंकरप्सी कोर्ट की बात करें, बैंकरप्सी कोर्ट वही है, यहाँ पर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि रेजोल्यूशन प्लान जो बनाया गया है वो सही है, तो आगे बढ़ाएं इसको, और यहाँ पर जो जेट एयरवेज उसको रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं जब इनका बिजनेस पूरा से मतलब शट हो चुका है जेट एयरवेज का, तो काम कुछ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो इसके तहत यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया गया है। और मुंबई बैंक जो है एनसीईआरटी के उसके द्वारा यहाँ पर अलाउ किया गया है इस प्लान को आगे जो है फर्दर आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बात की जा रही है डायरेक्टर द सक्सेसफुल बिडर्स टू गेट रिक्वायर्ड अप्रूवल्स एंड लाइसेंसेस फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटीज विद इन 90 डेज। तो यहाँ पर और भी जो बिडर्स हैं जो बोली लगाना चाहेंगे तो उनको भी इजाजत दी गई कि 90 दिनों का समय है कि यहाँ पर जो आगे आए और यहाँ पर अपनी जो रिजर्वेशन है वो आगे आकर लगाएं, और जब इनकी बिडिंग होगी तब अच्छे से बिडिंग हो। जितने भी यहाँ पर पैसे में बिकेगी तो ये बिडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, ऑक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और आगे अब बात करें ट्रिब्यूनल की, जिसको कि यहाँ पर प्रेसाइड किया गया है बाय जुडिशियल मेंबर्स जनाब मोहम्मद अजमल एंड बी नलसंदपति। ओके, तो यहाँ पर इनके द्वारा हेड किया गया है इस एनसीईआरटी को, तो उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ लैंडिंग स्लॉट्स टू जेट एयरवेज विल बी डन बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो यहाँ पर देखो जिस तरीके से भी विमान संचालक कंपनी ऑपरेट करती है तो बहुत सारी चीजों का इनको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी लैंडिंग स्लॉट्स की बात कर रहे हैं, जब जहां जहां पर भी इनके लैंडिंग स्लॉट्स हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में सारा का सारा जो भी जिम्मेदारी है क्या सोचना, तो ये जो डीजीसी है वही वही सोचेगा। ओके, तो जो जो भी प्राइवेट क्षेत्र में जो भी विमान उड़ते हैं तो ये डीजीसी ये सारा देखता है। ओके, तो ये काम करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसके अंतर्गत। तो मंत्रालय, अभी मंत्री कौन है इस मंत्रालय के, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जेट एयरवेज की बात करें तो यहाँ पर विमान उतार दिए गए थे जमीन पे अप्रैल 2019, उसके बाद में ये उड़े नहीं है। ओके, क्योंकि दिवालिया हो चुके थे। और ये पूरा का पूरा एक कंसोर्टियम बना है। कंसोर्टियम का मतलब होता है जब पूरे इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप हो, इसको हम कंसोर्टियम बोलते हैं। ओके, कैलरॉक और जलान, तो यहाँ पर ये 2 अलग अलग यहाँ पर बंदे हैं जिनका ग्रुप बना है। तो यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल में इन्होंने केस लगाया था जो कि इनके पक्ष में अभी सुनवाई आ रही है। और आगे यहाँ पर बात करें जो रिवाइवल प्लान है, अभी जो रेजोल्यूशन प्लान आया है उसके तहत यहाँ पर जो 30 एयरक्राफ्ट है उनको अभी उनका संचालन शुरू कर देना है 6 महीनों के अंदर अंदर, जब से यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल चुकी है एनसीईआरटी के उसके द्वारा। तो 6 महीने के अंतर्गत अभी इनकी शुरुआत होगी। यहाँ पर अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ पर जो क्लेम इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि मतलब पैसा जो इनको चाहिए, तो अभी 2,48,879 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर जिसमें से सिर्फ 8,462 करोड़ ही है जो अभी एडमिट किए गए हैं इस रेजोल्यूशन प्लान के तहत। ओके, तो इसमें से यहाँ पर बात करें जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं,
तो यहाँ पर उनको 113 करोड़ यहाँ पर मिलेंगे, तो उनका जो क्लेम है वो 1200 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है। इतना पैसा जो भी इनका पेंडिंग है वो उनको देना है वर्कर्स को, जो एज ए सैलरी के रूप में, पेमेंट के रूप में। ओके, तो इन 180 डेज, तो वो भी 180 दिनों में यहाँ पर इनको देना होगा। तो इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो पैसा देते रहे हैं जेट एयरवेज को समय समय पर रहते, तो यहाँ पर उनकी बात करें कि उनको यहाँ पर सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास ही मिलेगा। तो क्लेम उनका भी जो है 750 करोड़ के आसपास का है। ओके, तो 5 सालों की ये बात कर रहे हैं। और अगर बात करें जेट एयरवेज की, तो उसको 1992 में बनाया गया था नरेश गोयल के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर 2019 में 17 अप्रैल 2019 की बात करें कि लास्ट फ्लाइट इनकी तभी थी, और आगे ये नहीं फर्दर बढ़ पाए क्योंकि पैसा ही मार्केट से नहीं मिला इनको कि आगे जो है फर्दर अफ्लोट की कंडीशन में रहे और यहाँ पर जो कंपनी है वो आगे बढ़ती रहे। ओके, तब भी यहाँ पर जून की बात करें जो 2019 है, तभी से मतलब इसका रेजोल्यूशन प्लान प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था। देखो 2019 का शुरू हुआ है तो अभी 2021 आ गया। ओके, 2 साल बीत चुके हैं, तो तब जाकर यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। तो अक्सर मतलब ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, जब अपना रेजोल्यूशन प्लान लेकर आती है, चाहे आईपीसी के तहत लेकर आए, चाहे एनसीईआरटी के तहत लेकर आए, तो उनको समय इतना लग ही जाता है, 2 या 3 साल मतलब उनका प्लान जो है एक्सेप्ट होते होते, कि कौन यहाँ पर जो है खरीदेगा, कौन बिडिंग लगाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो, पूरा स्ट्रक्चर खत्म होते होते। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो यहाँ पर ये फाइट कर रहा है यूएन डाउनग्रेड ऑफ ग्रेटर बैरियर रीफ। ओके, तो सॉरी, तो ये ग्रेटर बैरियर रीफ, ओके, तो ये कहाँ पर पड़ती है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में ही ये पड़ती है। तो ये बैरियर रीफ क्या होता है, पहली बात तो ये देख लो, ये पिक्चर देखो आप। तो देखो समुद्र जो होता है उसकी सबसे निचली सतह पर ऐसे जो है कोरल रीफ बने होते हैं, जो कि समुद्र के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही प्रभावी होते हैं। ओके, तो मतलब जो भी जो जीव यहाँ पर रहते हैं समुद्र में, तो उनके लिए काफी लाभदायक रहते हैं ये, मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम बहुत प्रभावी होता है इनके लिए। तो अभी उसी का डैमेज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, तो यहाँ पर जो ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, उसको यहाँ पर जो है उसकी पदवी थोड़ी नीचे कर दी है। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, सो इट विल फाइट अगेंस्ट प्लान्स टू डाउनग्रेड द ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस भी इसको मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर उसका जो स्टेटस था उसको अभी डिग्रेड कर दिया गया है। तो क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं द यूएन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी प्रपोजल। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यही है कि इसका जो पहले स्टेटस था उसको डाउनग्रेड किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग अभी ऑस्ट्रेलिया जो है आवाज उठा रहा है कि गलत किया गया है। ओके, और कमेटी जो यहाँ पे ड्राफ्ट रिपोर्ट में कह रही है, तो कहा जा रहा है कि देयर इज नो पॉसिबल डाउट that a network of colorful corals of Australia's northeast coast was facing an ascertained danger। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात इनके द्वारा कही जा रही है कि यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में कोस्टल एरिया में जो कॉरल पाए जा रहे हैं, तो मतलब वो पूरी तरीके से खतरे में है। ओके, तो मतलब कि ऑस्ट्रेलियंस की द्वारा जो है यहाँ पर ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं जिसके चलते नुकसान हो रहा है इस कोरल रीफ्स का। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सीधी सीधी ये बात कह रहा है। और आगे बात कही जा रही है कि ये रिपोर्ट ये भी रिकमेंड कर रहा है कि द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव कोरल इकोसिस्टम बी एडेड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। तो ये अलग से लिस्ट है, ओके, जो वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पर खतरे में है। ओके, तो उसमें भी इसको डाल दिया जा सकता है आने वाले समय में, जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया वाला। ओके, तो यहाँ पर जिसमें ऑलरेडी 53 साइट्स ऑलरेडी हैं जो कि खतरे में है, तो यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी इसी मुद्दे के ऊपर सवाल उठाया गया था चाइना में भी जुलाई महीने में, पिछले साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर बात करें कोरल रीफ की, तो ये अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। तो यहाँ पर रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं। रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया क्या, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो क्वींसलैंड करके यहाँ पर स्टेट है, तो यहाँ पर उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो ये कोरल सी यहाँ पर पड़ता है, और इसी को अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको वो कोरल रीफ नजर आएगी। जैसे ये पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर जिसको बोला जा रहा है, तो काफी यहाँ पर इसका ना लंबाई काफी है। तो ये जो कोरल रीफ की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो ये सारा का सारा जो आप जो ये चीजें देख रहे हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि ग्रेटर बैरियर रीफ। तो अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डेंजर वाली लिस्ट है, तो वहां पर डालने की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है टेस्ला के बारे में। टेस्ला एलॉन मस्क की कंपनी है।
तो अभी कुछ दिनों पहले ये वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी भी बने थे, लेकिन बाद में इनके शेयर गिर गए और दोबारा से जो जेफ बेजोस हैं, जो अमेजोन के सीईओ हैं, दोबारा से वो पहले पायदान पर आ गए। तो अभी इन्होंने अनाउंस किया है चाइना में, चाइना का जो यहाँ पर सिल्क रोड है ना, तो यहाँ पर उसी के अंतर्गत जो है ये अपने चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड करेंगे। तो ये बात यहाँ पर टेस्ला के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लेम किया है कि लॉन्गेस्ट सुपर चार्जिंग रूट जो है चाइना में ये डेवलप करेंगे, तो 5000 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी इस रूट की। और इस स्ट्रेच में यहाँ पर जो है 27 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन जो है ये लगाएंगे, ये 5000 किलोमीटर के दायरे में। तो 27 जो है इलेक्ट्रिक कार चार्ज यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन, ईवी व्हीकल जैसे चार्जिंग स्टेशन वो लगाए जाएंगे यहाँ पर चाइना में। तो यहाँ पर एक प्रमोशनल वीडियो की बात की जा रही है, इसमें इस रूट की बात की गई है। तो यहाँ पर जो चाइना के जो यहाँ पर लैंडस्केप ना, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पूरी पूरी बात करी, जो यहाँ पर सिल्क रूट के अंतर्गत पड़ता है। और चार्जिंग फैसिलिटीज की अगर बात करो तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना चाह रहे हो तो यहाँ पर टेस्ला की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यही बना रहे हैं। अभी अमेरिका में अभी तक मार्केट है इसकी, और अभी धीरे धीरे भारत में भी इसकी मार्केट डेवलप करेंगे ये। ओके, तो भारत के जो मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है कह दिया है एलॉन मस्क को कि मतलब जल्दी से जल्दी अपना प्लांट जो है भारत में भी सेटअप किया जाए। ओके, तो ये अलग अलग यहाँ पर शहरों की बात कर रहे हैं, जो 9 शहर हैं जिसको कि ये कवर करेगा पूरे का पूरा रूट। ओके, तो ईस्टर्न कोस्टल हब ऑफ जोसन। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से लेके तो यहाँ पर जो वेस्टर्न सिटी ऑफ ऑर्गोस है, जो कि कजाकिस्तान के आसपास पड़ती है, उसका जो बॉर्डर लगता है चाइना के शहर को, तो यहाँ तक जो है ये इसको फैलाएंगे। ओके, तो ये देखो ये पूरा का पूरा ये सिल्क रूट है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिल्क रूट है जहां पर ये 5000 किलोमीटर के जो लंबाई है वहां पर 27 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है इनके द्वारा लगाए जाएंगे। तो ये भी देखो, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो देखो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो ये यहाँ से शुरू होती है और ये मतलब काफी आगे तक जाती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना काफी लंबाई है इसकी। तो ये भारत आ गया। ओके, और ये कराकोरम रेंज है, तो यहीं पर हमारा JNK है, और इस साइड जो है पाकिस्तान आ जाता है, और ये तिब्बत आ जाता है। ये पूरा का पूरा तिब्बत का प्लेटू है, और ये वाला पोर्शन चाइना का है। हालांकि तिब्बत को भी चाइना ने ही कब्जा किया हुआ है, लेकिन तिब्बत वैसे अलग देश था। आगे बढ़ते हैं, और अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस का जो चैम्बर है, तो अभी वो कह रहा है कि जो H1B वीजा के तहत जो यहाँ पर तादाद आती है लोगों की, भारत में जो वर्कर्स आते हैं, लेबर आती है काम करने की, उसको डबल किया जाए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है यहाँ पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कि अभी पैंडेमिक की वेव्स अभी आई हैं, जैसे भारत में काफी वेव्स आई, जैसे सेकंड वेव आई मतलब काफी घातक थी, तो उसी तरीके से अमेरिका में भी इस तरीके का माहौल था। अभी इकोनॉमी रिकवर कर रही है दोबारा से अमेरिका की, तो वहां पर लेबर शॉर्टेज आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लेबर शॉर्टेज है यूएस में, और अब इसी के चलते भारत में से तो काफी लोग जाते हैं, चाइना में से काफी लोग जाते हैं यूएस में काम करने के लिए। तो अभी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है भारतीयों के लिए, चाइनीज लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो यूएस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो चाह रहा है कि यहाँ पर जो H1B वीजा के तहत लोगों को बुलाया जाता है अमेरिका में काम करने के लिए, इसकी तादाद और बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें H1B वीजा की, तो ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड यहाँ पर ग्रीन कार्ड होता है। तो ग्रीन कार्ड इशू होता है यहाँ पर सिटीजन्स को, तो हर साल यहाँ पर इशू होता है। तो डू अवे विद कंट्री कैप्स फॉर ग्रीन कार्ड टू हेल्प एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। ओके, तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर की यूएस में शॉर्टेज है, तो उसको ये पूर्ति करेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यू कैंपेन अमेरिका वर्क्स लॉन्च्ड बाय द यूएससीसी अर्लियर दिस मंथ। तो यहाँ पर एक नई कैंपेन शुरुआत की गई है, इसका नाम है यहाँ पर अमेरिका वर्क्स, के अमेरिका अभी काम करना शुरू करेगा दोबारा। तो यहाँ पर यूएस की इमिग्रेशन एजेंसी है USCIS, तो यहाँ पर उसने पिछले हफ्ते कहा कि इट हैड रिसीव 3 लाख पिटिशंस फॉर द 85,000 H1B वीजा इट इशूज एनुअली। देखो हर साल जो है ना 85,000 तक की यहाँ पर लिमिट रखी हुई है, H1B वीजा इतने ही इशू किए जाएंगे। ओके, अमेरिका की तरफ से। तो यहाँ पर पिटिशन कितनी आई है, फाइल्स कितने लगाई? फाइल यहाँ पर 3 लाख लोगों के द्वारा लगाई गई कि हमें H1B वीजा जो है वो अलॉट किया जाए। ओके, तो ये हर साल इतना ही लिमिट रखता है। तो पहले तो ये लिमिट 65,000 की थी, तो अभी इसको पिछले साल 85,000 के आसपास रखा गया, तो अभी इसको और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ह्यूज डिमांड यहाँ पर जो है हाई स्किल फॉरेन वर्कर्स की यहाँ पर देश में है, और इंडियंस को यहाँ पर जो है 70% यहाँ पर वीजा मिलता है। जितनी बार 85,000 की अगर बात करूं तो 70% वीजा यहाँ पर इंडियंस को मिलता है। एंड आल्सो फेस द लॉन्गेस्ट वेट टाइम्स फॉर ग्रीन कार्ड्स बिकॉज ऑफ द कंट्री कैप्स। सबसे ज्यादा समय भी इनको ही लगता है ग्रीन कार्ड इशू होने में। और आगे यहाँ पर बात करें, चैम्बर आल्सो कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू मेक इट इजियर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट
बेस्ड ग्रीन कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से जो ग्रेजुएट करके आए हैं यहाँ पर जो लड़के जो बच्चे, उनको भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड इशू हो जल्दी से जल्दी। तो ये भी यहाँ पर यूएस चैम्बर कह रहा है यूएस सरकार को। एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पर जो कंपनियां चला रहे हैं, जैसे इन्फोसिस बात करें तो यूएस में अच्छा खासा होल्ड बनाया हुआ है इन्फोसिस ने, तो यहाँ पर उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिले देश में, यूएस की बात कर रहे हैं। सो इंडियंस आर सेकंड लार्जेस्ट नेशनैलिटी ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन द यूएस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मामले में अगर बात करें तो इंडियंस यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं H1B वीजा के बारे में। तो यूएस जो है यहाँ पर इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत जो है ये वीजा अलॉट होता है, जो यूएस एम्प्लॉयर को यहाँ पर जो है अलाउ करता है, एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है कि यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर जो है आप एम्प्लॉय कर सकते हो फॉरेन वर्कर्स को किसी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के ऊपर। ओके, जैसे आप देखो गूगल के सीईओ हैं या सत्या नडेला है, ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ, तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर स्पेशल पोजीशन है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इंडियंस। ओके, तो यहाँ पर उनको इस तरीके का ही वीजा अलॉट किया जाता है। तो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन यहाँ पर चाहिए एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड बैचलर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस। जिस क्षेत्र में काम करना उसके रिगार्डिंग अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 साल का आपका यहाँ पर स्टे मिलता है आपको इस वीजा के तहत। तो यहाँ पर 6 साल तक उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो। ओके, जब यहाँ पर दोबारा से आप रीअप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो लिमिट करता है H1 में वीजा, तो यहाँ पर कि हर साल जो है मतलब 1,88,000 जो है नए, और यहाँ पर इनिशियल H1 पर वीजा जो है वो इशू की जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर इतनी जो है ना कुल मिलाकर नए और जो यहाँ पर शुरुआती तौर पर जो H1B वीजा इशू किए गए 2019 में, इतनी उसकी गिनती थी। ओके, तो एम्प्लॉयर्स यहाँ पर को यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी देखनी होती है उन्हीं यहाँ पर एम्प्लॉयज की, और मेडिकेयर जो टैक्सेस है वो भी देखने होते हैं, जो भी सैलरी होती है तो उसमें से ये काटते हैं। ओके, तो उसी का बेनिफिट आगे उनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं जो डिलिमिटेशन है उसके बारे में। तो अभी देखो 5 अगस्त 2019 की बात करें तो तब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। 2 यूनियन टेरिटरीज उस समय बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर की यूटी थी और दूसरी जो थी वो लद्दाख की यूटी थी। अभी जो जम्मू कश्मीर वाली यूटी है ना, तो वहां पर असेंबली सीट्स थी, ओके, तो अभी भी हैं। तो अभी वहां पर जो है उसको स्टेटहुड का दर्जा जो है दिया जाएगा, तो अभी इसकी बातें चल रही हैं। तो इसी के चलते जो है ना जो गुपकार अलायंस बना हुआ था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, जो पीडीपी के लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, ओके, तो इसके अलावा और भी जो पार्टीज हैं कश्मीर की, तो आपस में मिलकर इन्होंने यहाँ पर एक अलायंस बनाया जिसको गुपकर अलायंस का नाम इन्होंने दिया है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग होने जा रही है। ओके, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कुछ मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस दोबारा से करवाने हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर इसको राज्य का दर्जा हो सकता है दिया जाए दोबारा से, यहाँ पर जो यूटी बनाया गया था यूटी से दोबारा से इसको स्टेट वोट दिया जाए। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि पहले डीलिमिटेशन का काम खत्म होगा, फिर यहाँ पर इलेक्शंस होंगे। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है, इसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, डीलिमिटेशन एक्ट। ओके, तो उसके तहत यहाँ पर सीट्स का ना बंटवारा होता है कि मतलब कौन सी आबादी जो है कौन कौन से एरिया की, तो उसको यहाँ पर कौन सी सीट में रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो तय होता है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है सीट्स को बनाने का, मतलब कितनी सीट्स होंगी और यहाँ पर किस तरीके से बांटी जाएगी, कौन सा एरिया कौन सी सीट में डाला जाएगा। तो इससे इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरीके से सीट्स को बंटवारा कर देगा ना, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ओके, जो इन्होंने कर दिया वो कर दिया, उसी हिसाब से इलेक्शंस होंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वोट्स जो है डली जाएंगे। ओके, तो एरिया जो उस हिसाब से बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर जे एंड के डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हैज नॉट सीन द एक्सपीरियंस सिंस 1995। तो यहाँ पर ऐसा डिलिमिटेशन 1995 तक, 5 से लेके अब तक तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक पैनल बनाया गया था, मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे रंजना देसाई, तो यहाँ पर उनको चेयरपर्सन लगाया गया। तो यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्र, तो यहाँ पर उनको मेंबर बनाया गया इस कमीशन का, इस पैनल का। और यहाँ पर मार्च 2022 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समय मिला हुआ है कि वो मार्च 2022 तक जो है सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट। तो यहाँ पर बनाया गया था इसको मार्च 2020 में। और जो यहाँ पर जो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में बना था, ओके, जिसके तहत यहाँ पर 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था जम्मू कश्मीर को। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली आर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114 विद ड्यू रिजर्वेशन टू एससीज एंड एसटीज। तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी दी जा रही है इस कम्युनिटीज को, 2 कम्युनिटीज को। और यहाँ पर 114 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर की जाएंगी, अभी 107 है।
और 24 सीट्स यहाँ पर रखी जाएंगी जो यहाँ पर पीओके वाला इलाका है। ओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर सीट्स तो वहां पर भी है, वहां पर भी यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर जो असेंबली बनाई जा रही है, डिलिमिटेशन की जा रही है, तो वो 24 सीट्स पे रखी जा रही है, बेशक वो खाली रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं, तो यहाँ पर वो 83 से 90 तक यहाँ पर जो है वो जा सकती है। Okay? अभी करंट स्टेटस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो करंट स्टेटस की बात करें तो जो पैनल है, तो यहाँ पर मार्च 2022 से पहले पहले हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार कर ले। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, पतवार सर्कल हैं, ओके, तो वर फ्रोजन ऑन 15 जून 2020। डाटा एंड मैप कलेक्शन ऑफ ईच यूनिट हैज आल्सो बीन डन। तो ये सब चीजें अभी हो चुकी हैं। ओके, जो यहाँ पर जो मैप वगैरह तैयार करना है, डाटा वगैरह यहाँ पर इकट्ठा करना है, अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा जो बाकी का काम सभी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जून 15 2020 से अभी अभी तक की बात कर रहे हैं। और कमीशन हैज इंश्योर्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ सेंसस डाटा एंड मैप्स बाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, कि मतलब क्या प्रामाणिकता है जो चीज यहाँ पर दी जा रही है, जो डाटा दिया जा रहा है, जो मैप दिया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन है, तो उसकी बात करें कि वो भी इंश्योर करके चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनके हिसाब से। तो आगे बात कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी जो कमीशन है, तो यहाँ पर एक वर्चुअल मीटिंग होल्ड करेगा विद ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ J&K। Inputs of DCs are the must for following the principles enshrined in Section 9 of the Delimitation Act 2002। तभी अभी 2002 में एक्ट बना था, डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो अभी इसका सेक्शन 9 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इनपुट्स है ना, बातचीत यहाँ पर सभी से करनी है। ओके, तो बाद में यहाँ पर जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है कि कैसे जो है बाउंड्री निर्धारित करनी है। ध्यान रखें, बाउंड्री निर्धारित करते हैं कि कौन सा एरिया किसके पास जाएगा, कौन सा एरिया कौन सी सीट में जाएगा। और आगे यहाँ पर पॉलिटिकल कंसेंसस की बात करें कि पैनल जो है अभी प्लान कर रहा है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ टाइप किया जाए जुलाई महीने में। सो दिस विल बी फॉलोड अप बाय द अनदर कंसल्टेशन वंस डिलिमिटेशन इज नोटिफाइड। तो अगर एक बार यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि डिलिमिटेशन शुरू होगा, तो यहाँ पर उसके पहले पहले यहाँ पर ये कंसल्ट जो है सबको करेंगे। और आगे यहाँ पर की स्टेक होल्डर्स की बात करें, जो पीडीपी यहाँ पर चीफ है महबूबा मुफ्ती, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं चीफ जो है फारूक अब्दुल्ला, तो है सो फार रिफ्यूज टू एंगेज विद द कमीशन। तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के साथ टाई अप करने से इनकार किया है इन्होंने। एंड पॉलिटिकल कंसल्टेशन नेसेसरी टू टेक प्रोसेस फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, फिर ही आगे बात जो है बन सकती है। आगे बात करें मीटिंग विद एसोसिएट मेंबर्स, द पैनल में शेड्यूल मीटिंग विद एसोसिएट मेंबर्स आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन विद ऑल पार्टीज। So panel will share details of resizing creation of constituencies for SCs and STs. As per Section 5 of the Act, the panel should associate itself with MPs and MLAs of the state, while associate members have no voting or signing rights. Okay, तो यहाँ पर ये एक्ट बोलता है, उसका सेक्शन 5 बोलता है कि यहाँ पर जो पैनल बनाया जाएगा कमीशन का, वो एमपीज और एमएलए से जरूर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर उनसे बातचीत करके फिर ही आगे बनाएगा। हालांकि इनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देयर व्यूज आर पुट ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर उनके व्यूज जरूर यहाँ पर ध्यान में रखे जाएंगे, तो वो क्या कह रहे हैं अपने राज्य के बारे में। अगर उनका सीट्स का बंटवारा होता है तो किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो इस मैप को आप देखिए, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का मैप था। ओके, तो अभी इतना हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है। तो यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान ने कब्जा के रखा हुआ है। और ये वाला एरिया जो है ये भी पाकिस्तान के पास था, लेकिन इसने गिफ्ट कर दिया चाइना को। ये पूरा का पूरा जो ये वैली है, शख्सगाम वैली इसका नाम है। और ये येलो कलर में ये सारा का सारा एरिया जो है ये चाइना ने यहाँ पर जो है कब्जा करके रखा हुआ है। ओके, तो देखो एक्चुअल में भारत का पूरा बॉर्डर तिब्बत के साथ था। ये जो वाला एरिया ना, ये जिनजियांग है, ये चाइना का एरिया पड़ता है। ओके, बाकी जो इस वाली साइड से जितना भी बॉर्डर लगता है वो सारा तिब्बत का है। तो ये वाला एरिया यहाँ पर जिनजियांग स्टेट पड़ता है चाइना का, तो उसका है। ओके, तो ये यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा पोर्शन इतना सा हमारे पास था। ओके, तो इसको हमने अभी दो हिस्सों में तोड़ा 2019 में, और एक को बना दिया जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा बना दिया यहाँ पर लद्दाख। यहाँ पर प्रपोज नहीं है, अभी ये बन चुकी है यूटीज। ओके, तो अभी कारगिल वाला लेह वाला साइड पूरा अलग कर दिया गया है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है। तो ये वाला एरिया पड़ता है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर का। ओके, तो ये वाला एरिया जो पड़ता है तो इसका ध्यान रखें। कुछ हिस्सा यहाँ पर भारत के पास है, कुछ हिस्सा यहाँ पर पाकिस्तान के पास है। और अभी ये जो पीओके है ना पूरा का पूरा, इसकी यहाँ पर कुछ सीट्स हैं जिसको यहाँ पर खाली रखा जाएगा, जो यहाँ पर अभी नई असेंबली सीट्स का निर्माण किया जाएगा।
ये जो है मुजफ्फराबाद जो है ना, ये जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है उसकी कैपिटल है। और इसके अलावा जो गिलगित बाल्टिस्तान है, तो इसको अलग तोड़ के अलग रखा हुआ है। ओके, पाकिस्तान ने इसको एक अलग से प्रोविंस बनाया हुआ है। तो अभी ये देखो, अगर SC ST फैक्टर की बात करें ना, तो यहाँ पर SCs को यहाँ पर रिजर्वेशन दी जा रही है। अभी जो नई डिलिमिटेशन की जा रही है बाउंड्री सीट्स की, तो यहाँ पर 7 सीट्स को यहाँ पर जो है ईयर मार्क किया गया है इन द जम्मू रीजन। ओके, तो STs हैव नो सच बेनिफिट्स। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइबल्स को यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा, लेकिन शेड्यूल कास्ट को यहाँ पर जो है बेनिफिट्स दिया जा रहा है, वही खास तौर पर जम्मू की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है STs की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर डिलिमिटेशन पहली बार होगी इनकी। ओके, तो यहाँ पर जैसे गुज्जर्स की बात करें, तो यहाँ पर ये भी ट्राइबल ग्रुप पाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और बकरवाल। ओके, तो ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है, तो इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब कुछ सीट्स यहाँ पर इनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। और यहाँ पर जो फोकस एरिया है अभी प्रेजेंटली, तो अब कश्मीर रीजन की बात करें तो उसके पास 46 सीट्स आती है। ओके, तो जम्मू रीजन के पास जो है 37 सीट्स आती हैं। और अगर बात करें जम्मू रीजन की, तो वो हिंदू मेजोरिटी रीजन है, और कश्मीर रीजन की तो वो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है। ओके, तो अभी आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बातचीत होती है, वही डिपेंड करेगा कि फ्यूचर सिनेरियो क्या रहेगा जम्मू कश्मीर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर जो 5G सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं टाटा ग्रुप के द्वारा, उसके साथ अभी टाई अप करेगा भारती एयरटेल। ओके, तो एयरटेल जिसको आप जानते हो नॉर्मल रूप से, तो जियो का ये राइवल है। तो ये अभी टाटा ग्रुप और यहाँ पर भारती एयरटेल दोनों इंडिजिनसली जो डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है उसी के बेसिस के ऊपर आगे बढ़ेंगे, ताकि जो 5G डिप्लॉयमेंट है ना, उसका खर्चा जो है कम से कम हो। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है सोल्यूशन ऑन बेस ऑफ ओपन रैन। ओपन रैन मीन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पर जो टावर्स लगाए जाते हैं, कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड नेटवर्क के तहत जो आपके पास नेटवर्क पहुंच रहा है, जो टावर्स लगते हैं, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडिजिनसली यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर रैन की बात करें, तो ओपन रैन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर जो है डिसएग्रीगेट यहाँ पर करके रखता है दोनों को। तो जो पहले पुराने जो कन्वेंशनल रेडियो गेट्स होते थे, तो उनके मुकाबले में थोड़ा उलट काम करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यहाँ पर जो डिसएग्रीगेट करके यहाँ पर ये चलता है। ओके, तो मतलब दोनों को थोड़ा अलग अलग रखता है। और यहाँ पर बात करें, जो भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग सप्लायर्स के द्वारा, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो यहाँ पर बिरला हो, कोई भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ तालमेल यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप जो है उसके द्वारा ओपन रैन बेस्ड यहाँ पर 5G सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि कमर्शियली यहाँ पर जनवरी 2022 से शुरू कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एयरटेल का भी यहाँ पर पायलट जो है वो भी शुरुआत हो जाएगा इसी महीने में, उसका भी अलग से प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ओपन रैन आर्किटेक्चर, उसके बारे में कंपनी जो है यहाँ पर वो हार्डवेयर जो है वो गेट कर सकती है, ले सकती है। जैसे यहाँ पर रेडियो की बात करें, मेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जिसको आपने ठेका दे दिया कि आप रेडियो निर्माण करो, जो टावर्स उनका निर्माण करो, तो वहां पर जो हमारे यहाँ पर भूमि पर ही यहाँ पर जो है निर्माण हो सकता है। जो भारतीय एंटरप्राइजेस है, यहाँ पर जो एयरटेल की जो पेरेंट कंपनी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने पैक्ट जो है साइन कर दिया है, जॉइंट वेंचर एक बना दिया है डिक्सॉन के साथ, टू मैन्युफैक्चर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो भारत में ही ये मैन्युफैक्चरिंग हो इन प्रोडक्ट्स की। और आगे यहाँ पर जो एयरटेल का राइवल है रिलायंस जियो, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी परस्यू कर रहा है इन हाउस 5G सोल्यूशन। तो यहाँ पर रिलायंस भी ना अपने दम पर यहाँ पर 5G सोल्यूशंस का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अप्रोचेस यहाँ पर लगाई जा रही है रिलायंस रिलायंस के द्वारा। तो यहाँ पर जियो के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी यहाँ पर एक एंड टू एंड टेलीकॉम स्टैक जो है वो यहाँ पर डेवलप ऑलरेडी कर ली है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे रेडियोस का यहाँ पर जो है आपस में जिनको जोड़ा गया है, एंड कोर टेक्नोलॉजीज को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिचुएशन अभी 5G के रिगार्डिंग चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक पबजी जो गेम है, तो अभी नया उसका जो ना एक जो सीक्वल है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, भारतीय सीक्वल लॉन्च किया गया है भारत में। तो अभी उसका पूरा नाम जो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया करके उसको यहाँ पर नाम दिया गया है। तो यहाँ पर नया वर्जन इसका जो है अभी लॉन्च किया गया। तो अभी बात करें न्यूली वर्जन ऑफ बैंड साउथ कोरियन गेम पबजी। ओके, तो यहाँ पर भारत ने बैन कर दिया था पिछले साल 2020 में पबजी को, डाटा थेफ्ट के चक्कर में, कि यहाँ पर चाइना पहले, क्योंकि पहले दारोमदार इसका चाइना के पास था, साउथ कोरियन कंपनी थी। ओके, तो यहाँ पर चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी था कि मतलब जो है थेफ्ट हो सकता है डाटा। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डाटा दोबारा से चोरी जो है मतलब हो रहा है, तो उसकी बात की जा रही है जब इसका नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है।
तो यहाँ पर बात करें कुड बी सेंडिंग डाटा ऑफ एंड्रॉयड यूजर्स इन इंडिया सर्वर्स इन चाइना। तो यहाँ पर जो भारतीय जो बच्चे जो यहाँ पर लोग पबजी गेम खेले तो उनका डाटा यहाँ पर चाइना के सर्वर्स में यहाँ पर जा सकता है। तो आईजीएन के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो कि एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पर वीडियो और मोबाइल गेम डेवलपमेंट्स को ट्रैक करके चलती है, तो उसके जो है हिसाब से ये दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर आईजीएन के द्वारा पब्लिश की गई, तो यहाँ पर बात कही गई कि इंस्टॉल्ड ए डाटा पैकेट स्नाइपर ऐप। ओके, तो यहाँ पर एक डाटा पैकेट स्नाइपर ऐप इन्होंने इंस्टॉल की दैट ट्रैक्स विच सर्वर्स द डिवाइस कम्युनिकेट्स विद। तो यहाँ पर जो सर्वर होता है ना उसको ट्रैक करते हैं कि उसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस जो है कनेक्टेड है ऑन ए यूजर्स एंड्रॉइड फोन व्हाइल प्लेइंग द बैटलग्राउंड गेम। तो यहाँ पर जब भी पबजी खेले तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर आईजीएन रिपोर्ट कैरी की फाउंड डाटा बीइंग सेंट टू सर्वर्स ऑफ स्टेट ऑन चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। ओके, तो यहाँ पर चाइना के जो यहाँ पर जो द्वारा ऑन किए जो मोबाइल कॉर्पोरेशन, तो वहां पर वहां के सर्वर तक जो है डाटा जा रहा है, जो कि बीजिंग में लोकेटेड है। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है इनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अभी बात हो रही है यहाँ पर सऊदी अरामको के बारे में। सऊदी अरामको जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर कंट्री की बात नहीं कर रहा, कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, सऊदी अरेबिया की ही कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखो, पिछले काफी समय से एक डील चल रही है कि जो रिलायंस है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL जिसको बोलते हो, ओके, जो रिफाइनरीज के प्लांट वगैरह लगे हुए, तो यहाँ पर थोड़े कर्जे में है। तो अभी मुकेश अंबानी ने कुछ साल पहले बोला था कि अभी पूरी तरीके से इस कंपनी को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। तो कर्ज मुक्त कैसे होगा कि ये जो अरेमको है ना, सऊदी अरेमको, इसको रिलायंस इंडिया लिमिटेड का कुछ स्टेक जो है बेचा जाएगा। अभी उसी की बात कर रहे हैं। उसमें एक डेवलपमेंट जो है देखने को मिल रही है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो बोर्ड है ना, मतलब बोर्ड मेंबर जो बैठते हैं यहाँ पर, जब भी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, तो अभी वहां पर बोर्ड मेंबर के तौर पर जो सऊदी अरेमको के चेयरमैन, उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। उनका नाम है यहाँ पर यासिर अल रोमैन। यहाँ पर अभी के वो चेयरमैन है सऊदी अरेमको के, और यहाँ पर गवर्नर भी हैं ऑफ द किंगडम्स। यहाँ पर 430 बिलियन यहाँ पर सॉवरन वेल्थ फंड। ओके, तो यहाँ पर अलग से वेल्थ फंड जिसको ये गवर्न भी कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री का जो बोर्ड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये एक अच्छा जो है स्टेप आगे होगा, अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर डेवलप होगी विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। तो यहाँ पर इस कंपनी की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्टर कंपनी है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंज्यूमर्स। तो अभी डीपर इम्प्लीकेशन यहाँ पर हुई है इंडो सऊदी ऑयल डिप्लोमेसी में। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ कुछ हमारी, वैसे हम कह सकते हैं कि कहा सुनी जो है, अभी प्राइसेस लगातार सऊदी अरेबिया बढ़ाया जा रहा है क्रूड ऑयल के। तो अभी भारतीय जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर आग्रह किया था कि आप प्राइस थोड़ा कम करें। तो उन्होंने उल्टा जवाब दिया भारत को कि आपके जो अपने ऑयल रिजर्व है ना, तो वहां से अपना जो है तेल निकालना शुरू कर दो, हम तो इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखेंगे। तो ये अभी वही बात करके एक और से सरकारों के बीच में थोड़ा सा तनाव है, लेकिन दूसरी ओर जो कंपनीज है वो अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर $15 बिलियन की यहाँ पर जो है डील है। ओके, जिसमें कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ऑयल रिफाइनिंग वाला जो कारखाना है ना, जो यहाँ पर गुजरात वाली साइड में पड़ता है, जामनगर वाली साइड, तो वहां पर ये $15 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट करेगी अरेमको। ओके, तो अगर ये इतनी अरेमको आती है, इतनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में रिलायंस की, तो काफी हद तक जो है कर्ज मुक्त ये कंपनी जो है हो सकती है। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर 2019 की जो यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, वहां पर ये की गई थी मुकेश अंबानी के द्वारा। तो ये इनकी पिक्चर है। ओके, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिनको बोर्ड मेंबर अभी बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड है ना, उसकी बात करें कि यहाँ पर 14 मेंबर है वहां पर। ओके, तो यहाँ पर आधे जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका कंपनी के साथ कोई शेयर होल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, बस वो उनको इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि कंपनी को इंडिपेंडेंटली वो रन कर सके, बिना किसी के मतलब दबाव में आकर कि ये मेरा आदमी है, मेरे इतने शेयर है इस कंपनी में, तो मेरे आदमी को एम्प्लॉय करो इधर, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज ना हो। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं कि जो अपने दम पर कंपनी को चलाने के लिए फैसला ले सके। ओके, तो जितना यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर आप सही अपॉइंट करते हो, तो इन्वेस्टर्स का भी भरोसा यहाँ पर रहता है कि अपनी मनमानी नहीं की जाएगी, यहाँ पर हमारा सोचा जाएगा। ओके, और सही दिशा में कंपनी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर और जो मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर पूरा उनका नाम बताया गया कि कौन कौन यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स के यहाँ पर जो है बोर्ड के मेंबर्स हैं। और ओके, आगे बात कर रहे हैं। तो अभी बात की जा रही है यहाँ पर कॉटन सब्सिडीज के बारे में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से क्लैरिटी चाहता है और एग्री इंफ्रा फ्रंट। ओके, तो यहाँ पर कॉटन सब्सिडीज के रिगार्डिंग, तो अभी इंडिया का यहाँ पर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एंड कॉटन सब्सिडीज, तो अभी उसकी बात कर रहे हैं जो कि अभी पड़ताल का कारण बनी है बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ यहाँ पर कंसर्न उठाया है भारत के रिगार्डिंग डब्ल्यूटीओ में, तो यहाँ पर ये क्लैरिटी चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कंफर्मेशन दें कि यहाँ पर जो 10% की यहाँ पर जो सीलिंग सपोर्ट उन्होंने बढ़ाई है तो वो किस हिसाब से बढ़ाई है। ओके, तो यहाँ पर देखो ओवरऑल सिनेरियो क्या होता है। तो यहाँ पर जो भी ओवरऑल जो वैल्यू होती है ना, जहाँ पर जैसे कॉटन की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो वैल्यू है प्रोडक्शन की देश में कितनी यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू निकल कर आ रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है सीलिंग जो है सपोर्ट यहाँ पर दी जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो न्यू दिल्ली उसने यहाँ पर अपनी ओर से कंफर्म किया कि उसने कोई भी सीलिंग जो टैक्स है जो सपोर्ट जो उसको नहीं बढ़ाया, जितनी पहले थी उसी हिसाब से है। तो यहाँ पर जून 17-18 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर डब्ल्यूटीओ की कमेटी की यहाँ पर मीटिंग हुई ऑन एग्रीकल्चर, तब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना मुद्दा रखा। तो इंडिया ने यहाँ पर कह दिया कि उसने कोई भी यहाँ पर इजाफा नहीं किया है यहाँ पर सीलिंग सपोर्ट जो है उसमें, जो कॉटन के रिगार्डिंग दी जाती है। तो यहाँ पर बात करें जो सब्सिडी होती है सीलिंग्स फॉर इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर 10% की यहाँ पर फिक्स है फॉर द वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्शन। जितनी वैल्यू का आपने फूड प्रोड्यूस किया है उस हिसाब से यहाँ पर 10% की यहाँ पर सब्सिडी होती है इन यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो यहाँ पर खासतौर से इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे देश। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बातचीत हो रही थी। और आगे बात कर रहे हैं कि कॉटन सब्सिडीज का यहाँ पर जो स्लैब 10% का है। और यहाँ पर जो पल्सेस की बात करें, इंडिया जो यहाँ पर पल्सेस की बात करें, उसके इम्पोर्ट की बात करें, सिल्क मिल्क की बात करें, पाउडर एक्सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर सब मुद्दों के यहाँ पर मुद्दों के ऊपर यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए। तो यहाँ पर इंडिया ने भी ईयू, यूएस, कनाडा और यहाँ पर उनको नोटिफिकेशन पूछा कि आप सब्सिडीज क्यों नहीं दे रहे। देखो यहाँ पर जिन जिन भी देशों में ये जो जाता है ना, हमारा माल जाता है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, चाहे ये दूध की बात कर रहे हैं, चाहे गेहूं की बात कर रहे हैं, कुछ भी जा रहा है, अगर यूएस में जा रहा है, कनाडा की जा रहा है, तो यहाँ पर अलग से सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ पर जो मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर ना पैसा मिलता है, जो हमारे यहाँ से चीज एक्सपोर्ट होती है डब्ल्यूटीओ के तहत। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो 10% की जैसे सीलिंग है, डिपेंड करता है कि ओवरऑल यहाँ पर वैल्यू कितनी निकली है प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से ये सीलिंग बनती है। ओके, तो यही उसी का यहाँ पर क्लैरिटी यहाँ पर चाहिए थी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत यहाँ पर ना, अभी देखो एक मुद्दा काफी उठा कि जो डिपॉजिट है स्विट्जरलैंड के बैंकों में वो काफी बढ़ चुके हैं। ओके, तो जो कि 20,700 करोड़ के ऊपर यहाँ पर इंडियन सिटीजन के द्वारा पैसा जमा करवा दिया जा चुका है जो स्विट्जरलैंड के बैंक है वहां पर। तो ये 2020 के दिसंबर तक की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी के रिगार्डिंग अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चाह रही है स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट से कि आप हमें बताएं कि इंडियन सिटीजन के कितने पैसे हैं यहाँ पर आपके स्विस बैंकों में। तो यहाँ पर जो अभी बात उठी है कि यहाँ पर 20,700 करोड़ के आसपास इतने पैसे जमा हुए हैं, क्योंकि 2020 की ही यहाँ पर बात हो रही है, तो काफी पैसा ये हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि 2019 की बात करें तो अब ये रकम सिर्फ 625 करोड़ के आसपास थी। ओके, तो यहाँ पर जो पिछले सालों का कुछ ट्रेंड था, तो उसके हिसाब से ये 2019 में काफी कम पैसा यहाँ पर जमा हुआ स्विस बैंकों में, लेकिन अभी 20,000 करोड़ से ऊपर हो गया, तो काफी ज्यादा है दोबारा। मतलब दोबारा से वही ब्लैक मनी का चलन फिर शुरू हो गया जिस तरीके से पहले था। तो यहाँ पर और भी बातें की जा रही हैं कि मतलब क्या फैक्टर्स हैं कि मतलब यहाँ पर पैसा इतना बढ़ गया भारतीयों का इनके बैंकों में। तो सबसे पहली यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जैसे इंडियन कंपनीज जो है ना, जो स्विट्जरलैंड में काम कर रही, तो उनके पास डिपॉजिट बढ़ा है, उनके पास शेयर्स बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ी, तो वो भी अपना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करवाती है। तो यहाँ पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, उसका हवाला दिया जा रहा है कि वो भी बढ़ा है। तो यहाँ पर ये वैलिड रीजन है बढ़ने का, तो यहाँ पर ये रीजन हो सकता है। और यहाँ पर हायर डिपॉजिट हुई है ड्यू टू बिजनेस ऑफ स्विस बैंक ब्रांचेस लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर स्विस बैंक ने यहाँ पर भारत में भी अपनी ब्रांचेस लगाई हैं, तो यहाँ पर वहां से भी पैसा जो कंपनीज है, भारतीय कंपनीज अपनी स्विट्जरलैंड वाली कंपनीज में भेजती हैं, तो ये भी एक रीजन है। और यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है स्विस बैंक और इंडियन बैंक्स में, तो वो भी बढ़ी है, तो ये भी एक रीजन है। ओके, और इसके अलावा बात करें कैपिटल इंक्रीज फॉर सब्सिडरी ऑफ स्विस कंपनी इन इंडिया। तो जो स्विट्जरलैंड की जो कंपनीज हैं भारत में, ठीक है, तो उनका जो यहाँ पर पैसा तादाद बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, तो वो भी एक रीजन है कि वो भी पैसा यहाँ पर अपने स्विस बैंकों में जमा करवाएंगी ना, तो ये यहाँ पर रीजन बता रहे हैं। सो इंक्रीज इन द लायबिलिटीज कनेक्टेड विद द आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर वही यहाँ पर शेयर बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, बाहर के यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स, उनके द्वारा। तो आगे बात करें अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ईच कंट्री एक्सचेंज बिटवीन इंडिया स्विट्जरलैंड एंड यूज्ड फॉर चेकिंग टैक्स एवेजन इन 2019-20, there is no significant possibility of increase in deposits because of undeclared incomes by Indian residents।
तो ये सारा का सारा वो बात जो कही जा रही है ना, वो हमारा जो मिनिस्ट्री है, वो जो भारतीय मंत्रालय है, तो वो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो पैसा बढ़ा है कैसे बढ़ा है, तो ये उनकी यहाँ पर राय है, बात कही जा रही है। तो अभी ये एग्जैक्ट नहीं है कि जो भारत सरकार कह रही है तो शायद वैसा ही हो, हालांकि बहुत सारा हम कह सकते हैं कि 50-60% यहाँ पर ऐसा कारण हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2019-20 में 19 की बात कर रहे हैं कि इतनी जल्दी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि 19 में इतना कम था और 20 में इतना ज्यादा यहाँ पर पैसा जमा हो जाए। तो ये भी भारत सरकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रही है कि इतनी मतलब इतने तादाद नहीं बढ़ सकता कि यहाँ पर लोग अपनी इनकम को अनडिक्लेयर रखें। भारतीयों की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो ये भी एक रीजन है। देखो स्विस बैंक जो है ना, इनकी हालत बहुत पतली थी। ओके, कोई पूछता नहीं था इनको, और मतलब इन्होंने एक जरिया ढूंढा कि मतलब कुछ यहाँ पर ऐसे क्लॉजेस रखें अपने एग्रीमेंट्स में कि अगर कोई भी देश का बंदा हमारे बैंकों में पैसा जमा करवाता है, उसकी कोई भी डिटेल उसकी देश की सरकार को नहीं दी जाएगी। तो यही एक क्लॉज है जिसके चलते जो है धड़ाधड़ भारतीय भी पैसे जमा करवाते हैं, और भी बहुत सारे देशों के लोग हैं, पाकिस्तानी भी करवाते हैं, बांग्लादेशी भी करवाते हैं। मतलब जिनको लगता है कि हमारा पैसा सेफ एंड सिक्योर है, तो वही पैसा होता है जो टैक्स के रूप में देना होता है भारत सरकार को, वो नहीं देना है, उसको सीधे सीधे यहाँ पर स्विस बैंकों में जमा करवा लेते हैं। तो ना ही फिर वो स्विस बैंक जो है, अभी वो हमारे देश के लोगों के पैसे से चल रहे हैं, तो फिर वो भी आगे कुछ भी डाटा जो है रिवील नहीं करते हैं किसी भी देश की सरकारों को। अगर ऐसा एक बार रिवील करते हैं तो भरोसा उठ जाएगा, तो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी जो है ठप हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ये पूरा सिनेरियो है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात की जा रही है यहाँ पर एडिटोरियल नंबर 1 में, टू सर्व कंज्यूमर और हॉबल ई कॉमर्स द न्यू ई कॉमर्स रूल्स आर इल एडवाइज्ड। अभी देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, स्टैम्प डील वगैरह पे, और जो भी सेल परचेज करते हो, आप किसी चीज को सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो, तो बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर बैठे होते हैं हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से। ओके, जब भी कंज्यूमर यहाँ पर सर्च करता है तो उसको वो प्रोडक्ट्स जो है उसके सामने नजर आते हैं, फिर अपनी चॉइस देखता है सबसे कम प्राइस कहाँ पर है, खुद से मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जाकर जो है अपना प्रोडक्ट जो है परचेज करता है। तो अभी यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ नए रूल्स जो है ना, उनको यहाँ पर लाया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, कुछ भी चीज आप परचेज कर रहे हो, तो अभी जो ऑथर हैं तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन रूल्स को। तो वो कह रहे हैं कि जो नए रूल्स प्रपोज किए गए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करके चलें, तो वो यहाँ पर बहुत कम होगी। ओके, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो जो रूल्स जो अभी नए रूल्स जो बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स उनके प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, उनको रैंक करो। ओके, जैसे कोई भी कैटेगरी का एक प्रोडक्ट उठा लिया, तो उसके अलावा बहुत सारे सेलर्स होंगे जो उसी प्रोडक्ट को यहाँ पर दे रहे होंगे। ओके, तो क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से उनको रैंक करो। ओके, तो अभी ये चीज कही जा रही है कि अगर इस तरीके से रैंक करोगे, तो यहाँ पर जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है ना, वो डैमेज हो जाएगा। तो वो यहाँ अल्टरनेटिव्स वुड किल द बिजनेस ऑफ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स दैट कंपेयर प्राइसेस। तो यहाँ पर भारत में बहुत सारे ऐसे नए स्टार्टअप्स भी बने हुए हैं जो यहाँ पर प्राइसेस को कंपेयर करके भी बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आपको सही दाम में मिल जाएगा। तो उसके लिए अलग से स्टार्टअप्स भी काम कर रही, कंपनीज भी काम कर रही है। तो उनका बिजनेस उनसे छिन जाएगा अगर इस तरीके से आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स कंपनी को ही बोल देंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद से रैंक करें। ओके, तो यहाँ पर वही बात करें कि जिस तरीके से कोई नया स्टार्टअप जो है रिव्यू प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताता है, रिकमेंडेशन आपको देता है कि आप प्रोडक्ट खरीदें या नहीं खरीदें, तो अभी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो है अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो फ्लैश सेल्स होती हैं, देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे मोबाइल फोन्स की बात कर लो, तो इनके रिगार्डिंग काफी फ्लैश सेल्स होती है, मतलब जिसमें भारी भरकम डिस्काउंट जो है ना वो मिलता है कंज्यूमर को। तो इसके बारे में भी वो जो कंपनीज होती हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहले से इंटीमेट करते हैं कस्टमर्स को कब ये फ्लैश सेल होगी, कब से कब तक चलेगी। तो मिनटों में ही उनका वो प्रोडक्ट जो है बिक जाता है, क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा होते हैं। तो अभी उसके ऊपर भी बैन लगाने की बात की जा रही है इस प्रपोजल के तहत। तो ये बात करें कि इससे यहाँ पर कंज्यूमर्स जो है ना वो लुट जाएंगे। तो यहाँ पर जो उनको डिस्काउंट ऑफर किया जाता है मार्केटिंग स्कीम्स के तहत, तो वो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो सजेशन दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि कोरियर्स कैन नॉट ऑफर डिफरेंट रेट्स फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स, इग्नोर द रियलिटी ऑफ बल्क डिस्काउंट्स।
तो अगर यहाँ किसी किसी भी प्रोडक्ट को कोरियर करते हैं तो यहाँ पर वो सेम बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं जो यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत कंज्यूमर्स को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्क में डिस्काउंट यहाँ पर होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से दोबारा से लाइसेंस राज आप जो ना वापस ले आओगे, जो जो एलपीजी के रिफॉर्म से पहले का जो सिनेरियो था भारत के यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, तो वहां पर जो इंस्पेक्टर होता था वही देखता था कि यहाँ पर जिस कंपनी के पास लाइसेंस है तो इशू हुआ तो वो मतलब वो लाइसेंस के जिसके पास है उसी तरीके से उसको काम करना होगा। वो जो यहाँ पर जो सरकारी बाबू जो होते थे वही, जिसमें अगर इंस्पेक्टर की बात करूं तो वही डिसाइड करते थे कि बिजनेस कैसे बेस्ट होगा, जो वो कहेंगे उसी तरीके से काम करो। और यहाँ पर जो ट्रेडर्स व्यापारी लोग हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो यहाँ पर उनको एक साइड पे कर दिया गया था। यहाँ पर अगर एलपीजी रिफॉर्म्स की पहले की बात करें तो वही सेम सिनेरियो अभी बनाने की बात की जा रही है कि बिजनेस जैसे चल रहा है उसको चलने दो, मार्केट फोर्सेस के ऊपर रहने दो यहाँ पर बिजनेस को। गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा इंटरवीन क्यों कर रही है, तो ये क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। और आगे यहाँ पर बात चले कि अगर सेल्स को यहाँ पर बैन कर दिया जाता है, बैनिंग ऑल सेल्स बाय कंपनीज, जहां पर यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अपना शेयर रखती हैं। ओके, तो यहाँ पर उसकी बात कर रही है कि जहां पर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का अपना स्टेक है। ओके, तो अगर उसको आप बैन कर देते हो, ऐसी कंपनीज की सेल के ऊपर पाबंदी लगा देते हो, जैसे मैं अमेजोन की बात करूं, हो सकता है कि जो चीजें आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो यहाँ पर वहां पर जो चीजें उपलब्ध हो वहां पर कहीं पर अमेजोन का भी अपना स्टेक हो, जहां पर उसने भी इन्वेस्टमेंट की हो सेलर के तौर पर। तो यहाँ पर अगर ऐसी सेल्स के ऊपर पाबंदी लगती है तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं बड़े रिटेल सेक्टर में, जो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ स्केल की, मतलब बड़े दायरे तक अपना जो है बेनिफिट पहुंचाना है कंज्यूमर्स को, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो सुपीरियर लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट यहाँ पर लॉस होगा। और यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ लेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आती है किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर पहुंचाने में, तो वो यहाँ पर एलिमिनेट, कम से कम खर्चा करके चलते हैं। ओके, तो अगर ऐसा होगा कि नंबर ऑफ सेलर्स बीच में आ जाएंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट को खुद से आप एक साइड पे कर रहे हो कि वो अपना स्टेक नहीं रख सकते सेलर के तौर पर, तो फिर यहाँ पर खर्चा बढ़ेगा, तो बोझ जो है सीधा सीधा यहाँ पर कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। और आगे ये भी बात कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर ई कॉमर्स एंटाइटी हैं, जितनी भी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, तो यहाँ पर वो भी कहा जा रहा है इन प्रपोजल के तहत कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर रजिस्टर होना होगा। ओके, ऑपरेट्स इन इंडिया टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट ओनली रिस्ट्रिक्ट्स द इंडियन कंज्यूमर। तो अगर वो रजिस्टर होती हैं तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इंडियन कंज्यूमर के ऊपर ही आएगी। ओके, तो हो सकता है कि आप एडवांटेज यहाँ पर लेना चाह रहे हो कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो डिजिटल ट्रेड जो होता है, जहां पर अपनी चीज बेचते हैं खरीदते हैं, यहाँ पर जो इन प्लेटफॉर्म्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे कुछ भी सेल वो करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर समय वहां पर इसको यहाँ पर डिस्काउंट ही रहता है। कुछ ऐसा भी सिनेरियो रहता है जब यहाँ पर प्राइसेस ज्यादा रहते हैं, जो आप किसी मार्केट में जाकर जो जिस प्राइस पे परचेज करते हो उससे ज्यादा भी कई बार रहते हैं, तो उस समय यहाँ पर सेलर्स बेनिफिट भी कमा रहे होते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा बिजनेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। ओके, जिस दायरे पे ऑपरेशंस यहाँ पर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं भारत में, तो यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आगे बात करें, व्हाट इज इंपोर्टेड थ्रू सच ए चैनल हैज टू क्लियर कस्टम्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसे चैनल्स के तहत, ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत क्या चीज आपने इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पर उनको कस्टम्स को क्लियर करना है। तो गवर्नमेंट यह जो है ना कैन ऑब्टेन ऑल द डाटा इट नीड्स फॉर दैट इंटरफेस। तो यहाँ पर वो डाटा ले सकती है जो उसको चाहिए, उस इंटरफेस प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है। दिस इज हाउ नो हार्म इन आस्किंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अबव ए टर्नओवर। तो यहाँ पर इसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा अगर उनके टर्नओवर के बारे में पूछते हैं। तो अगर हम उनको कहें कि भाई अपना एक ग्रीवेंसेस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो अपॉइंट करें, और यहाँ पर एक जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो अपॉइंट करें, तो अगर ऐसा कहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कंज्यूमर्स का ही फायदा होगा। लेकिन अभी जो बात आप कर रहे हो, जैसे आप बैन करने की बात करें, तो उससे यहाँ पर कंज्यूमर का नुकसान होगा। और यहाँ पर जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, अगर उनके ऊपर रुकावटें आप लगाते हो, पाबंदियां लगाते हो, सो आप देयर प्राइवेट लेबल्स डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बनती है, जो भी प्राइवेट लेबल के तहत वो अपना सामान बेच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यूएस की बात कर रहे हैं कि Amazon was charged with the using data gleaned from independent sellers on the company's platform to develop competitive products। तो यहाँ पर एक चार्ज ये लगा Amazon के ऊपर यूएस में कि जो भी सेलर कोई इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहा था, तो सेम उसको मतलब कॉपी करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो मतलब उसी का डाटा यूज यहाँ पर किया गया कि क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, ओके, क्यों यहाँ पर इसको खरीदते हैं। तो Amazon जो है अपनी ओर से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहा था, जो कि मुझे आसानी हो कि कंज्यूमर क्या चाहता है। तो कोई जो सेलर अपना प्रोडक्ट पहले से बेच रहा है तो उसी को कॉपी करेगा Amazon, तो ये चार्ज लगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कार ट्रंक ऑर्गेनाइजर्स
बीइंग ए केस एंड पॉइंट। तो यहाँ पर इन कुछ प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट लेबल्स होता है कम्युनिटीज के ऊपर, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर बात करें तो ये सही बात है, गलत नहीं है। ओके, हमें फोकस करना है। और अभी बात कर रहे हैं एडिटोरियल नंबर 2 में, ग्रेक इकोनॉमिक टीम इफ देयर एडवाइस काउंट्स। तो यहाँ पर ऑथर की तरफ से बात की जा रही है कि जो नई सरकार बनी है तमिलनाडु में, तो स्टालिन की गवर्नमेंट बनी है, डीएमके पार्टी का नाम है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो है ना नई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है ना वो अपॉइंट की है। तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स यहाँ पर इस काउंसिल में अपॉइंट किए जाते हैं जो सलाह देते हैं यहाँ पर सीएम को। ओके, तो यहाँ पर पीएम की भी अलग से यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल होती है, जहां पर अच्छे श्रेष्ठ जो चेहरे होते हैं उनको बैठाया जाता है, वो सलाह देते हैं पीएम को कि कैसे इकोनॉमी के मायने में काम किया जाए। तो यहाँ पर बात की जा रही है दैट इज हाई पावर्ड इनफ टू एडवाइज द कंट्री एज होल। तो जो जिन लोगों को इस काउंसिल में जगह दी जा रही है ना तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तो इतने सक्षम है कि पूरे देश को भी वो चला सकते हैं, इतने हाई पावर्ड वो हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने भी अगर उनको अपॉइंट कर दिया जाए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, तो वो सक्षम है। ओके, तो क्यों ऐसी बात की जाती है? तो यहाँ पर 2 मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि इस काउंसिल का हिस्सा रहेंगे। यहाँ पर यहाँ पर 2 मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर काउंसिल का हिस्सा होने की बात नहीं है, यहाँ पर 2 मेंबर्स की बात हो रही है। पहले यहाँ पर रघुराम राजन की बात हो रही है, तो ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात करें अरविंद सुब्रमण्यम की, तो ये भी जो ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ये भी बाद में रिजाइन करके चले गए। ओके, अगर रघुराम राजन की बात करें तो ये भी यूएस की यूनिवर्सिटी है जहां पर एज प्रोफेसर के तौर पर ये पढ़ा रहे हैं। और अरविंद सुब्रमण्यम भी यहाँ पर जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एज ए प्रोफेसर जो है वहां टीच कर रहे हैं बच्चों को, अभी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी काम किया है। जैसे बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद के तौर पर, तो मैंने रघुराम राजन के बारे में बता ही दिया कि वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और आगे अभी बात कर रहे हैं एस्थर डुफ्लो की, ध्यान रखें अभी। तो एस्थर डुफ्लो जो है वो ना सिर्फ यहाँ पर एक नोबल लॉरेट है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर नोबल प्राइज मिला हुआ है इनको इकोनॉमिक्स में, बट ऑल्सो इंटीमेटली नॉलेजेबल अबाउट इंडिया एंड इंडियंस एज वेल एज एन एक्सपर्ट ऑन द पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन मेथड्स। ओके, तो यहाँ पर एस्थर डुफ्लो जो है गरीबी कैसे हटाएं, गरीबी के मामले के ऊपर उनकी अच्छी खासी रिसर्च है। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी उनको मिला हुआ है। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं जीन ड्रेजर की। ओके, जीन ड्रेज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट जो इकोनॉमिस्ट उनमें से यहाँ पर बात की जा रही है। और तीसरा यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर नारायणन। तो ये ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं हु हैज वर्कड एट द सीनियर मोस्ट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, एक्सीलेंट टीम यहाँ पर कह रही है, 3 बंदों की यहाँ पर बन रही है। एस्थर डुफ्लो हो गया, तो यहाँ पर जीन ड्रेज, और यहाँ पर डॉक्टर नारायणन हो गया। ओके, तो इनका नाम याद रखें, फ्यूचर में ये भारत सरकार में भी सेवा दे सकते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे, इट वुड बी पिटी इफ द तमिलनाडु's न्यू चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन वर टू यूज दिस कमेटी द वे लॉट ऑफ पीपल यूज बुक्स स्टैक्ड ऑन द शेल्फ बिहाइंड देम एज दे सिट फॉर शो। देखो, जैसे कोई भी बंदा अगर अपनी स्पीच रिकॉर्ड कर रहा है, भाषण दे रहा है, तो अपने पीछे बिल्कुल एक स्टैक रखा होता है कि किताबें रखी होती हैं, किताबों के ऊपर नाम होता है कि ये वाले ऑथर की किताब है, मतलब बहुत पॉपुलर किताबें जो है वो रखी होती हैं। तो वो सिर्फ शो करने के लिए रखी होती है कि देखो ये मैं पढ़ता हूँ। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर स्पीच दे रहा है कैमरे के सामने आकर जो पीछे किताबें हैं शेल्फ पे पड़ी तो उसने सारी पढ़ी होगी। तो सिर्फ ये मतलब एक इंप्रेशन डालने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो ये ऑथर भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो आप इतने बड़े चेहरे यहाँ पर काउंसिल में रख रहे हो, तो इसका भी मतलब इस तरीके से ना हो, मतलब किताबों का इस तरीके से जैसे इस्तेमाल कर रहे थे लोग, कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हमारे पास बड़ी बढ़िया टीम है। तो यहाँ पर बात तो तब बनेगी ना जब ये जो बात कहेंगे, अगर उनकी बात मानकर जो है आगे सरकार इंप्लीमेंट करे तो ऐसे होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि जो सरकारें होती है उनको अपना वोट बैंक देखना होता है कि मतलब कोई भी ऐसा काम हम ना कर दें जिससे कि हमारा वोट बैंक चला जाए। ओके, अगर किसी को फ्री सब्सिडी देनी है तो और नंबर बढ़ाओ, तो यहाँ पर ये कुछ मुद्दे होते हैं। ओके, तो वही ये बात यहाँ पर कही जाती है। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट ऑफ केरला की, जो कि यहाँ पर गीता गोपीनाथ जो है उनके साथ टाइप करके चल रही है। तो ये कौन है गीता गोपीनाथ? ये नई चीफ इकोनॉमिस्ट हैं
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ओके, और यहाँ पर एडवाइजर के तौर पर भी इन्होंने काम किया हुआ है 2016 में। और यहाँ पर बात करें दैट मेड फॉर गुड कॉपी एंड गिव चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन image a real world update that Indian communists desperately need, steeped as they are in Soviet types ideals and ideas, complete with Stalin, the original in the CPI case। तो यहाँ पर देखो कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की, तो उसकी यहाँ पर सरकार है। तो यहाँ पर केरला में, तो इसी जमाने में ये वेस्ट बंगाल में भी रहे हैं, लेकिन अभी इनका दायरा कम होता जा रहा है। तो ये चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन की सरकार है, दोबारा से चुनी गई है अभी, जब 2 मई को रिजल्ट आया। अभी फिलहाल इलेक्शन हुए अभी 1 महीने पहले। तो उनकी यहाँ पर बात करके गीता गोपीनाथ को साथ टाइप करके चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वो दर्शाता है कि किस तरीके से जो यहाँ पर कम्युनिज्म, ओके, किस तरीके से मतलब अपने आप को यहाँ पर इस तरीके से वो बात रख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे सोवियत टाइप जो आइडियल जो आइडियोलॉजी थी, तो उसके साथ ये कंप्लीट यहाँ पर करके चल रहे हैं। जैसे स्टालिन का जो समय था उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बात करें, इफ द गवर्नमेंट टुक एन एडवाइस, यहाँ पर सरकारें अगर एडवाइस लेती हैं, जितने भी यहाँ पर कैपेबल इकोनॉमिस्ट आप अपॉइंट करते हो, इट हैज बीन केप्ट ए वेरी क्लोज सीक्रेट। तो यहाँ पर एक सीक्रेट के तौर पर वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जैसे प्रोफेसर गोपीनाथ जो थे, उन्होंने जैसे आईएमएफ का कार्यभार संभाला एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट, तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट की विचारधारा थी, तो वो यहाँ पर और आगे बढ़ गई। ओके, तो जैसे मतलब कम्युनिस्ट चाहते हैं कि सब लोगों को सोशल बेनिफिट मिले। ओके, तो अभी उसी के चलते जो है इसको और बढ़ावा मिला, लेकिन आगे फर्दर गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया, तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एडवाइस यहाँ पर नहीं ली गई। ओके, जैसे सरकारें चलती हैं एडवाइस लेकर चलती है, तो यहाँ पर केरला की सरकार की बात करें तब यहाँ पर ऐसा बाद में नहीं किया गया, क्योंकि एक ही सोशलिज्म का ये जो पैटर्न है उसको फॉलो करके चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आशा की जा रही है कि यहाँ पर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, तो बिल्कुल वो हो गए थे यार, तो अच्छा उन्होंने नहीं जाना, तो वो तैयार नहीं दीदी। अच्छा अच्छा। और आगे यहाँ पर बात हो रही है एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज किया जाए, और जो हेल्थ केयर डाटा है उसको कैसे यूज किया जाए, कि जहाँ जो कि शुरुआत से ही जो है अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जाए। तो यहाँ पर 2 एरियाज उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर कि एडवांस हमें होना होगा, इंडियन कंपनीज को यहाँ पर जो है काम करना होगा, स्टेट एजेंसीज को यहाँ पर काम करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला एरिया यहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजी का है। ओके, और जो दूसरा है वो है जेनोम सिक्वेंसिंग, जेनोमिक मेडिसिन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये 2 अलग अलग एरियाज है। ओके, तो अभी दूसरे वाले की अगर बात करें, तो यहाँ पर इसको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, मेकिंग यूज ऑफ मिलियंस ऑफ डाटा। तो यहाँ पर जो अलग अलग डाटा पॉइंट्स के साथ डाटा मिलता है, तो उनको यूज किया जाता है, ता जो कि पता चले कि यहाँ पर जिस तरीके से जो वेरिएबल डिवाइसेस का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है पॉपुलेशन में, तो वो इस्तेमाल किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल डिवाइसेस कुछ ऐसे डिवाइसेस जिससे पता चल जाता है कि शुरुआती मतलब स्तर पे पता चल जाता है कि क्या जो है इम्पैक्ट जो है बॉडी पे हो सकता है। जैसे आपकी हार्ट बीट की बात कर ले, ओके, बुखार की बात कर ले, ये सब चीजें यहाँ पर जो है वेरिएबल डिवाइसेस की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको पहनकर प्रिवेंटिव केयर दी जा सकती है, पहले से अगर चीज पता चल जाए, समय रहते पता चल जाए। तो वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है, जैसे आप जो है ऑक्सीमीटर्स आते हैं, जिससे आप ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हो ब्लड में। तो अगर पहले से पता चल जाए कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ओके, तो अगर ज्यादा चाहिए कम है, तो उसका जो है इलाज किया जा सकता है पहले से ही। जैसे अभी कोविड-19 की बीमारी आ गई,
तो ऑक्सीमीटर से ही ज़्यादातर लोगों ने चेक किया कि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कितना है। हालांकि बहुत सारे ऑक्सीमीटर्स ऐसे भी थे जो गलत रीडिंग्स दे रहे थे, लेकिन अगर हम वेरिएबल डिवाइसेस की बात करें तो उसमें ये ऑक्सीमीटर भी एक आता है। ओके, तो मतलब कि एक ऐसे पैरामीटर्स बॉडी के बता देता है जिससे आप जो है पहले से ही तैयार रह सकते हो कि मैंने क्या चेकअप कराना है, किस यहाँ पर जो है मुद्दे के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर बायोटेक की बात करें तो बायोटेक जो है बड़ा टेक्नोलॉजी के तौर पर यहाँ पर काम आ सकता है। तो जैसे वाई इज इट पर्टिकुलरली इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड ऑन दीज प्रोमिसेस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर भारत को क्यों काम करना चाहिए, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें कि देखो भारत जो है लार्जेस्ट डेमोग्राफिक है, मतलब बहुत बड़ी आबादी है भारत की, अलग अलग तरह का कल्चर यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर जिनको कि ट्रेन किया जा सकता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंडियंस की अगर आर्मीज की बात करें तो यहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो यहाँ पर विद द वर्ल्ड्स बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी लैब्स, ओके, जो भी यहाँ पर पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वहां पर जो बेस्ट लैब्स है वहां पर भारतीय माइंड काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिसर्च का जो खर्चा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट इज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। ओके, तो जो बाहर के मुल्कों में जो खर्चा है तो उसका यहाँ पर बहुत कम खर्चा है। यहाँ पर भारत में जो है खर्चा आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, अगर भारत में इसको किया जाता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। And Indians are good at solving problems if only someone would set them the problems that need to be solved. बस एक बार अगर किसी कोई मैंने बता दे कि मतलब जो है इस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पोटेंशियल है वो भारतीयों के पास ऑलरेडी है। ओके, तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि एक नई ब्रीड जो है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की तैयार की गई। ओके, तो जो अमेरिका में वैक्सीन का निर्माण हुआ तो वहां पर अभी mRNA नाम से वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई। ओके, तो यहाँ पर आरएनए का मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे यहाँ पर डीएनए होता है तो यहाँ पर वो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर इंसानों की जो जेनोम सीक्वेंसिंग होती है उसके बारे में पता चल जाता है कि क्या जो है बॉडी स्ट्रक्चर रहा होगा। अगर किसी भी इंसान का अगर आप जो है डीएनए लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आरएनए वैक्सीन। ओके, तो यहाँ पर ये वायरस के ऊपर जो है काफी प्रभावी है। और इसके अलावा जो है ये जो वैक्सीन बनी है तो ये बनी है फ्रॉम ए न्यू ब्रांड ऑफ रिसर्च टू फाइंड कैंसर कर से। तो यहाँ पर जो कैंसर की बीमारियों के इलाज ढूंढते ढूंढते ये mRNA वैक्सीन का निर्माण हुआ। तो अभी इनका इस्तेमाल कोरोना वायरस के जो उसको खात्मा करने के लिए भी जो है यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर बायो एंड टेक की बात कर रहे हैं, द स्मॉल जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। तो यहाँ पर एक छोटी सी जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है whose product Pfizer has developed and marketed for its coronavirus vaccine। तो ये देखो इसका बनाया हुआ ये यहाँ पर प्रोडक्ट है Pfizer। तो अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर ये काम कर रहा है। ओके, Pfizer ये वैक्सीन बना रहे हैं कोरोना वायरस की। तो यहाँ पर इनके द्वारा अपना रिसर्च है। ओके, तो इस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये मॉडर्ना, नोवावैक्स, तो ये भी यूएस की वैक्सीन है दोनों। ओके, तो सम कंपनीज ऑलरेडी ऑफर टेलर मेड जेनेटिक थेरेपीज फॉर कैंसर। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज जो है थेरेपीज भी ऑफर कर रही है कैंसर के लिए। तो ओनली प्रॉब्लम विद दीज क्योर्स इज दे कॉस्ट अबाउट। मुद्दा यही है, खर्चा बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी है डेवलप कंट्रीज, देखो इन्होंने खुद पे रिसर्च जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफी अच्छा पैसा लगाया हुआ है। और जब पैसा काफी रिसर्च के ऊपर लगता है तो कंपनी भी चाहती है कि जब मैं इलाज जो प्रोवाइड करूं किसी भी कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो मैं अच्छा खासा फीस लूं वहां से। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इलाज तो होता है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पर और इन कंपनीज के बारे में बात किया जा रहा है। और अब आगे यहाँ पर बात करेंगे, वन फॉल आउट ऑफ कोविड हैज बीन रिन्यूड इंटरेस्ट इन स्टडिंग वायरसेस। तो यहाँ पर जो कोविड के चलते यहाँ पर और जो है नया इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया कि वायरसेस के बारे में स्टडी किया जाए। तो यहाँ पर जो एक धारणा जो पाई जा रही है, कॉमन परसेप्शन जो पाया जा रहा है, वो ये पाया जा रहा है कि ऑल द वायरसेस आर मेलाइन क्रिएचर्स दैट ऑफर्स ग्रेटुइटस हार्म। तो यहाँ पर एक ही जैसा यहाँ पर क्रिएचर जो है ये बना रहे हैं, बहुत घातक यहाँ पर जो है इनका जो है अंदेशा है। तो यहाँ पर सबको जो है यहाँ पर ये हार्म कर सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। बट दैट इज नॉट द केस। तो यहाँ पर ये केस नहीं है। तो यहाँ पर बात करें, साइंटिस्ट नो दैट सर्टेन वायरसेस कैन बी यूज्ड टू ईट अप स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर कुछ वायरसेस को, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, तो उसको वो खा ले तो इसके तौर पर भी कुछ वायरसेस को यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बैक्टीरियोफेजेस की बात कर रहे हैं, तो ईटर ऑफ बैक्टीरिया इन प्लेन इंग्लिश। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया को खाते हैं तो ऐसे वायरस, ओके, तो ऐसी जो है
कोई बीमारी जो है बैक्टीरिया को खाती है, तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। तो कैन बी यूज टू किल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो मतलब कि ऐसा बैक्टीरिया, जैसे मैं कोरोना वायरस की बात कर लूँ, तो मतलब कि कोई भी उसको ड्रग का इस्तेमाल कर लो तो वो यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऐसा बैक्टीरिया है ये, जो अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसको यहाँ पर जो है खत्म किया जा सकता है ऐसे ही बैक्टीरियोफेजेस को इस्तेमाल करके। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि वायरसेस को खाता है, ओके, किसी स्पेसिफिक यहाँ पर वायरस को खत्म कर ले। तो यहाँ पर फेजिस की बात करें, फेजिस वर ए रिसर्च एंड ट्रस्ट बिफोर एडवेंट ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो यहाँ पर देखो, पहली एंटीबायोटिक जिसका निर्माण किया गया तो उसका नाम पेनिसिलिन था। तो यहाँ पर पेनिसिलिन, ओके, उसको कहते हैं। तो एंटीबायोटिक जैसे आप दवा लेते हो, बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक कोई ना कोई लेते हो कि दवा जो है असर करे और आपका बुखार उतर जाए। इसी तरीके से कोई और बीमारी होती तो एंटीबायोटिक ज्यादातर दी जाती है, उसका जहाँ इंजेक्शन दे दिया जाता है, जहाँ उसका ड्रग दे दिया जाता है ताकि कि वो चीज हट जाए, बीमारी हट जाए। तो वही फेजिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा रिसर्च इंटरेस्ट का रहा है जब से ये पेनिसिलिन जब नहीं बनी थी, उससे पहले की बात कर रहे हैं। ओके, तो पहले ऐसे ही थेरेपीज वगैरह होती थी, अगर कोई बीमारी फैली है तो उसका इलाज ऐसे, मतलब एक धारणा होती थी कि लोहे को लोहा काटता है। ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से ना जहर को जहर काटता है। तो जैसे सांप ने काट लिया, उसका इलाज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर कोई जहर जो है वो डाला जाता है। ये मतलब धारणा रहती थी पहले, जब मतलब पेंसिल की खोज नहीं हुई थी। ओके, तो उससे पहले की यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो आफ्टर इट्स अराइवल रिसर्च फंडिंग एंड फोकस शिफ्टेड टू न्यूअर एंड न्यूअर एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर बाद में माइंड सेटअप चेंज हो गया रिसर्च का, और यहाँ पर नई एंटीबायोटिक के ऊपर फोकस बढ़ना शुरू हो गया, वहां पर फंडिंग बढ़नी शुरू होगी। बट नाउ फ्रेश एंटीबायोटिक्स हैव बीन हार्ड टू फाइंड और सिंथेसाइज। तो अभी नए एंटीबायोटिक्स हम फाइंड करें तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स अभी तक हमने ढूंढी है ना, तो अगर उसका एक बार बॉडी के ऊपर इस्तेमाल हो जाता है तो बाद में अगर कोई सपोज करो नई बीमारी आ गई तो फिर वो कारगर नहीं होंगे। ओके, फिर वो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो अभी भी जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनकी थोड़ी तादाद कम रखी जाती है कि बॉडी अपने दम पर भी रिकवर करे। ओके, तो इस तरीके से अगर ज्यादा एंटीबायोटिक्स या ज्यादा हाई डोज अगर बना लेते हैं हम तो वो नुकसान करेगी लॉन्ग टर्म में। शुरुआती दिनों में तो आपको असर हो जाएगा, उस बीमारी से आप बच जाओगे, लेकिन बाद में जब दोबारा से वो बीमारी उठतेगी तो फिर कैसे इलाज ढूंढोगे। तो यही वही बात होती है कि बॉडी के ऊपर डिपेंड करना, छोड़ना पड़ता है बहुत कुछ। तो यहाँ पर दोबारा से उन्हीं फेजेस के ऊपर इंटरेस्ट जो है दोबारा से वापस आ रहा है कि ऐसे बैक्टीरिया की खोज करो जो वायरस को खा ले। ओके, लोहे को लोहा काटे। तो यहाँ पर वायरस भी बैक्टीरिया है, उसको खाने के लिए भी एक बैक्टीरिया जो है वो बनाया जाए। तो यहाँ पर इंडिया की बात करें, इंडिया इज आइडियली प्लेस टू टेक सिंथेटिक बायोलॉजी फॉरवर्ड। तो भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो इंडियंस डोंट वरी अबाउट प्लेइंग गॉड। तो यहाँ पर परमात्मा से खेलना, उसके रिगार्डिंग को चिंता नहीं करते हैं, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर किस परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो इन एनी केस, अगर किसी भी केस की अगर हम बात करें तो इट हैज द मैन पावर, ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड प्लांट बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पर सभी सिस्टम्स की बात की जा रही है। ओके, मैन पावर, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो उसमें जो हम इंटरवेंशन करते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर आगे आए और यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट एनेबलिंग रेगुलेशन लेकर आए। ओके, तो मतलब कि एथिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रखे जाए कि अगर इंटरवेंशन हम करें भी अपनी डाइवर्सिटी के साथ, यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, अगर जो फसल चाहिए लगाने के लिए अगर वो नहीं लगा रहे, कुछ और लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ की डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है, तो इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रहे हैं कि वो एक रेगुलेशन लेकर आए, एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के नॉर्म्स बनाए जाए कि किस तरीके से इस्तेमाल हो नेचुरल रिसोर्सेज का। अगर एडिटिंग जीन्स की अगर बात करें तो कैन लीड टू पिक्वेट चॉइसेस दैट पीपल हु हैव ओनली ट्रेन्ड इन मेडिसिन एंड बायोकेमिस्ट्री विल स्ट्रगल विद। जैसे जीन एडिटिंग, तो ये भी एक नया फिनोमिना जो है बढ़ता जा रहा है कि जीन्स जो है उनको एडिट कर लें। ओके, तो उसमें ऐसा है कि मतलब आप जैसे किसी भी पेरेंट के यहाँ पर जो जीन्स उनको अगर एडिट कर देते हो तो मतलब आप खुद से जो है देख सकते हो, जैसे कि आपको फर्दर बच्चा जो होगा उसकी कैसी जो है बॉडी चाहिए, कैसा फेस चाहिए। तो ये इसको जीन एडिटिंग से ये सब चीजें होती हैं। तो अभी ये भी थोड़ा सा मतलब सिर उठा रही है ये टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कुछ चॉइसेस जो है ये निकल कर आती हैं लोगों के सामने कि मतलब किस तरीके से वो जो है ट्रेन किया जाए उनको मेडिसिन के क्षेत्र में, बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिसमें कि अभी वो जूझ रहे हैं। तो दोस्त हु हैव क्लैरिटी इन एथिक्स एंड द लॉ विल हैव टू बी कम टू देयर एड। तो यहाँ पर जिनको एथिक्स पता है ना, मतलब कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सही तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं
After that, it is up to the universities, state governments and businesses to help startups set up and get going. तो ऐसे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, सबका दायित्व बनता है कि ऐसे स्टार्टअप्स को हेल्प किया जाए। और आगे बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, तो यहाँ पर बात करें कि एवरी स्मार्टफोन जो है काउंट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स इट्स ऑनर टेक्स ए डे। तो हर एक स्मार्टफोन ये चीज देखता है कि उसका जो मालिक कितने मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स जो है आगे बढ़ रहा है, वो जो काउंट करता रहता है कितना समय यहाँ पर बिताया स्मार्टफोन के ऊपर। तो आगे स्मार्ट बैंड की बात करें, वॉचेस की बात करें, मेजर नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी बट आल्सो ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, टेम्परेचर, स्लीप पैटर्न्स, रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट्स, टेम्परेचर, ओके, इंक्रीजिंगली ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर वही मैं बात कर रहा हूँ जैसे ऑक्सीमीटर की मैंने शुरुआत में एग्जांपल ली थी, कि ऐसे यहाँ पर जो वेरेबल डिवाइसेस हैं, जैसे ये स्मार्ट बैंड्स की बात कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस आई हैं कि जो पूरी चीजें आपकी बॉडी के बारे में बता देती हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, ओके, ब्लड फ्लो कितना है, टेम्परेचर कितना है, स्लीप पैटर्न में आपको क्या लेना चाहिए, उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने ब्लड फ्लो को। तो ये सब चीजें हैं जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले से पता चल पड़ी कि ये मुझे ये चीज फीलिंग हो रही है, तो उसी समय उसका क्योर ढूंढो। तो शुरुआती स्टेजेस में जब क्योर किया जाता है किसी चीज का, तो वो हल हो जाता है उस समय। तो यहाँ पर बात करें वेयर डज ऑल दिस डाटा को, तो ये सारा डाटा जाएगा कहाँ, तो ये बात की जा रही है जो आपके सामने आ रहा है आपकी जो है स्मार्ट वॉच उसके चलते। तो अभी की बात करें इनटू द वेरिएबल डिवाइस ऑनर्स ब्रैगिंग ईयर, तो यहाँ पर जो ऑनर है यहाँ पर वेरिएबल डिवाइसेस का, तो उसी के हाथों में ये मतलब जो है पूरा डाटा रहेगा। सो दैट इज अबाउट इट। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स कैपिटल नॉट जस्ट फॉर यंग पीपल बट आल्सो फॉर डायबिटिक्स, दोज हु सफर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज। देखो भारत जो है दुनिया का सबसे यंग देश है, 60% से आबादी, 60% से ज्यादा आबादी हमारी यंग लोगों की है जिनकी आयु जो है 35 सालों से कम है। तो यहाँ पर बाकी देश बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर डायबिटिक्स में भी हम काफी आगे हैं। डायबिटिक्स का भी काफी पेशेंट भारत में है। टीबी की यहाँ पर बीमारी, उसको हम यहाँ पर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। और ओके, तो यहाँ पर इसका बढ़ने का कारण ये भी है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ओके, तो हालांकि पहले इलाज इतना नहीं होता था ट्यूबरक्लोसिस का, लेकिन अभी इलाज है, फिर भी यहाँ पर जो है लोग अवेयर नहीं है और लोग जो है वो बच नहीं पा रहे हैं टीबी की बीमारी से। और हाई ब्लड प्रेशर, तो ऐसे केसेस बहुत सारे हैं भारत में, हार्ट डिजीज की केसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर डाटा जो यहाँ पर वेरिएबल डिवाइसेस के द्वारा कैप्चर किया जाएगा आर द वाइटल इनपुट्स टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ओके, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब कि जो फैलती नहीं है, एक बंदे से दूसरे में जो फैल जाती है, तो ऐसी डिजीजेस जो नहीं फैलती हैं, ओके, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज, तो ये छूत की बीमारियां नहीं है। ओके, जैसे ये कोरोना वायरस है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, तो ये फैल जाता है अगर कोई भी दूसरे बंदे के साथ यहाँ पर संपर्क में आता है तो। और आगे यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि बट टू मेक यूज ऑफ दिस डाटा वी नीड ए हेल्थ सिस्टम इन विच समवन इज पेड टू टेक केयर ऑफ सिटीजंस हेल्थ। तो यहाँ पर किसी को यहाँ पर लगाना होगा, पे करना होगा कि वो यहाँ पर सिटीजन्स की हेल्थ को यहाँ पर टेक केयर करके चले। तो ऐसा हमें हेल्थ सिस्टम चाहिए। तो फोकस यहाँ पर होना चाहिए ऑफ द हेल्थ सिस्टम वी हैव ऑन टू ट्रीटिंग समवन व्हेन शी और ही फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रीट करना है अगर कोई बीमार पड़ता है तो हेल्थ केयर सिस्टम मेक्स इट्स मनी फ्रॉम ट्रीटिंग द इल। तो यहाँ पर बीमार को मदद करके ही यहाँ पर जो है मनी जनरेट करता है हेल्थ केयर सिस्टम। सो कीपिंग पीपल हेल्दी विल एक्चुअली डिप्रेस देयर रेवेन्यू एंड सिंक देयर बिजनेस। तो यहाँ पर लोगों को अगर हेल्दी करते गए, अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, तो यहाँ पर एक्चुअल मायने में रेवेन्यू कम हो जाएगा और यहाँ पर उनका बिजनेस जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। जब सब लोग हेल्दी रहने शुरू हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स का कारोबार ठप हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से और भी बिजनेस मॉडल जो है ठप हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बात करें, प्रॉब्लम इज नॉट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ओके, बट विद द बिजनेस मॉडल। तो ये सबसे अहम बात है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बिना पर पैसा ले रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस मॉडल जो बन गया ना, ये प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर रहा है। तो बिजनेस मॉडल यहाँ पर इसको शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम पेइंग हॉस्पिटल्स टू ट्रीट पीपल इफ दे फॉल इल। ओके, तो मतलब कि पे तभी करें जब यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को, जब वो बीमार पड़ रहे हैं। तो पेइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू कीप पीपल हेल्दी, इसलिए पैसा दें कि यहाँ पर लोग हेल्दी रहें। ये नहीं कि बीमार पड़ गए हैं फिर आए हैं तो फिर आप उनको हेल्दी करने की बात करो, मतलब वो हेल्दी रहें, इसलिए उनको पे करें आप हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, और यहाँ पर उनको ट्रीट करें। मतलब अगर वो बीमार पड़ चुके हैं, अगर पेशेंट बीमार पड़ चुके हैं, तो ऐसे मॉडल की यहाँ पर बात करें, सच ए मॉडल द केयर प्रोवाइडर इज पेड अपफ्रंट। तो यहाँ पर उसको पहले ही यहाँ पर जो है ना, पहली किस्त जो पकड़ा दी जाती है, एडवांस पेमेंट की बात करें, तो यहाँ पर उसको एडवांस पेमेंट भी की जा सकती है ऐसे मॉडल के तौर की। ऐसा बिजनेस मॉडल हो जिसमें
मतलब इंसान हेल्दी रहे उसके लिए यहाँ पर पेमेंट करें। ओके, तो एंड हैज एन इंसेंटिव टू कीप देयर चार्जेस इन गुड हेल्थ। तो यहाँ पर अगर अच्छी सेहत रहती है अगर आपकी, तो आप उसको इंसेंटिव भी दो। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। सो एज टू मिनिमाइज द आउट गो ऑन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर अगर पूरी तरीके से आप बीमार पड़कर उसके पास जा रहे हो तो खर्चा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं जो मतलब लास्ट स्टेज पे आकर पता चलती है बंदे को। ओके, तो अगर पहली स्टेज में पता चल गई कि ये फलानी फलानी भयानक बीमारी लगी हुई है किसी को, तो पहले इलाज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा जब यहाँ पर पूरी बीमारी फैल जाएगी शरीर में। तो ये बात की जा रही है कि इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है उनको उसके लिए पेमेंट करें। ओके, इनिशियल स्टेजेस में कि आप जाके अपना ट्रीटमेंट ले, कि आप जो है रूटीन चेकअप आप अपना करवाते रहे। ओके, तो यहाँ पर शुरुआती दिनों में जो चीज पता चल जाती है उसका इलाज संभव है। तो यहाँ पर these care providers would make use of the vital parameters collected by the wearable devices। तो यहाँ पर जो wearable devices आपने पहने हुए हैं तो उससे जो इन्फॉर्मेशन को मिलेगी तो वो भी काफी बेनिफिट पहुंचाएगी आपको, तो उनको भी, तो उनको सही डाटा मिल जाएगा। So ideally state and private providers should both take on this job। Regulation and the fear of reputational damage will ensure good behavior। तो यहाँ पर अपनी जॉब यहाँ पर देखनी होगी स्टेट और प्राइवेट प्रोवाइडर्स को भी। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है और यहाँ पर जो रेपुटेशनल डैमेज है, तो यहाँ पर इसको एक साइड पे रखूं, तो यहाँ पर जो है गुड बिहेवियर जो है ना उसको इंश्योर करना होगा। इन इंडिया 2 स्टेट्स आर प्रोबेबली बेस्ट प्लेस टू ट्राई आउट सच मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पर केरला और तमिलनाडु की बात करें जो हेल्थ केयर में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छा खासा नाम इनका बन चुका है भारत में। देयर लेवल ऑफ लिटरेसी एंड डेमोक्रेटिक एजेंसी आर रिलेटिवली हाई एंड गवर्नमेंट मशीनरी वर्क्स। तो ऑलरेडी केरला की बात करें तो 96% यहाँ पर लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूँ, मैन वोमेन दोनों को मिलाकर, तो टॉप पर है पूरे भारत में केरला, और तमिलनाडु भी इसके आसपास है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी खासी है दोनों प्रांतों में। और अभी बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्री गुड्स। तो फ्री गुड्स कौन सी गुड्स होती है? द गुड्स विच आर इन अबेंडेंस एज एयर एंड वाटर, बहुत ही भारी मात्रा में जो उपलब्ध हो ऐसे गुड्स, एंड आर नॉट कंसिडर्ड एज स्कार्स, मतलब जो कि कभी भी आप ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते कि इनकी अकाल पड़ गया इनका। ओके, एज स्कार्स इकोनॉमिक गुड्स, कभी ये खत्म हो जाएंगी, ये कंसिडर आप नहीं